हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। अपने इस पार्ट 8 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने कैसे लिखा, उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और उसे कैसे लिखना चाहिए। आप में से जिन बच्चों को आंसर राइटिंग नहीं आती है तो वो एक काम ये करें कि केवल और केवल अपना उत्तर मत सुना करें, क्योंकि मैं हर एक उत्तर में नए नए पॉइंट बताता रहता हूँ। तो इसीलिए आप सबके उत्तर सुने। धीरे धीरे जब आप सबके 20-20, 25-25 उत्तर सुन लेंगे और उन कमियों को आप नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी उत्तर लेखन सीख जाएंगे। वरना आप अपने ही प्रश्न को अगर चेक करेंगे और अपने ही प्रश्न को ही देखेंगे तो आप मेरे से रिटन में ले लीजिए। आप आईएएस तो बन भी सकते हैं, यूपीएससी क्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक ड्रीम है कि 1 to 10 रैंक में आप आ जाएं और हिंदी मीडियम में आ जाएं, वो अवश्यंभावी है, मतलब असंभव है। आप नहीं ला सकते हैं रैंक, और ये मेरे से रिटन में ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर अपने उत्तर को बेहतरीन करना है तो प्रीवियस सारे पार्ट सुने जिन्होंने नहीं सुना है, और हर एक बच्चे के आंसर को सुना करें, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति के आलोचक की दृष्टि से आप आंसर देखेंगे तो आप नया बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक बच्चे का आंसर सुनना चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले इस क्वेश्चन को, कि देखते हैं कि इन्होंने कैसे इस प्रश्न को लिखा है और इसको कैसे लिखने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इनका प्रश्न है कि जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती हैं। अभिवृत्तियां जिसमें हम बड़े होते हैं, अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं, ठीक है। अवांछनीय का सामान्य सा मतलब ये होता है कि खराब होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे मूल्य हम वो कर लेते हैं जो लोकतंत्र की दृष्टि से, समतावादी समाज की दृष्टि से खराब होते हैं। आपने क्या लिखा है? आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर इसका दूसरा प्रश्न एक और होगा। दूसरा प्रश्न इसका क्या है? नहीं लिखा आपने दूसरा प्रश्न, चलिए कोई बात नहीं। इसी प्रश्न को देखते हैं क्या आपने लिखा है। भारत विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का निवास स्थान है, जहां एक ही क्षेत्र में कई जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपना क्रियाकलाप करते हैं। चूंकि हमारा भारत गांवों में बसता है, यहाँ के अधिकतर परिवारों के सदस्य पढ़े लिखे नहीं पाए जाते हैं, जिससे उनके मनोभावों में प्राचीन काल से चली आ रही पारंपरिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, धार्मिक कट्टरता एवं लैंगिक भेदभाव जैसे अवांछनीय तत्वों उनके नकारात्मक अभिवृत्तियों को जन्म देते हैं, जिनका प्रभाव उनके जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज में पड़ता है। ऐसे में परिवार एवं समाज के इस परिवेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे भावी पीढ़ी में भी ऐसी अवांछनीय मानसिकता बनती जाती है। आज के शिक्षित वर्ग ये जानते हुए कि लोगों पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एवं साथ ही लैंगिकता के आधार पर उनके साथ बुरा, ठीक है, बुरा बर्ताव करना गलत है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इनका पालन करते हो। शिक्षण संस्थानों, रेस्टोरेंट, कार्यालय आदि जगहों में जाति धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो देश की एकता, कहाँ गया, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। अतः जरूरत है देश में शिक्षित लोगों को मानवता से परिचित कराते हुए उनके जीवन में नैतिक गुणों अर्थात परोपकारिता, दयालुता, सहभागिता, बंधुता, सहिष्णुता आदि को आत्मसात कराने की, ताकि देश के सभी वर्ग एक दूसरे का सम्मान करते हुए मानवीय गरिमा होता है, ठीक है, के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। आपने उत्तर तो ठीक लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा कर दिया है। इसको शॉर्ट में करें। शॉर्ट का मतलब ये भूमिका, ये पृष्ठभूमि मत दें, डायरेक्ट लिखें कि आज के शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित भारतीय हैं, उसमें कौन से अवांछनीय मूल्य आ गए। और जब भी आप मूल्य बताएं तो उन मूल्यों को मूल्य के हिसाब से बताएं। जैसे कि आज के शिक्षित वर्ग में सहिष्णुता कम हो गई, ठीक है। आज के शिक्षित जो वर्ग हैं उनमें जातिवाद को लेकर मतलब एक रूढ़िवादिता आ गई। आज का जो शिक्षित वर्ग है, ठीक है, उनमें वस्तुनिष्ठता का
अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आज का जो शिक्षित वर्ग है वो काफी ज्यादा मतलब प्रोबिटी उसमें कम हो गई है। समझ गए? ऐसे आपको बताना है, या समाज के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक सेल्फनेस का जो भाव है, या जो कमिटमेंट का जो भाव है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ऐसे वर्डों का उपयोग करते हुए इस उत्तर को आप लिखिए, तब ये आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा और बेहतरीन हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि लोकतांत्रिक और समतावादी समाज आगे आपको दिया है, अर्थात आपने इस पूरे के पूरे प्रश्न में केवल 2 चीजें शो की हैं उत्तर में। क्या आपने शो किया है? आपने धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव यानी कि समाज को आपने दर्शाया है। अभी आपने इसमें डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल इंटरफेयर को नहीं दर्शाया। जैसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? इसलिए पूछा गया क्योंकि जेएनयू में घटना हुई थी, उसी वर्ष का प्रश्न है। ये उससे रिलेट है कि वही लोग जो जेएनयू में पढ़ते हैं, भारत सरकार का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, वही भारत की भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वही भारत की फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल करने से बचते हैं। ये आपको बताना होता है। ठीक है, जब आप ऐसे बताएंगे तो आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। अर्थात इसमें आपको भी पॉलिटिकल डायमेंशन डालना है और इस सोसाइटी वाली डायमेंशन को सॉर्ट करना है। समझ गई? उम्मीद है आपको कैसे लिखना, और इसको सॉर्ट करिए। इसका सेकेंड पार्ट भी है, उसको भी तो लिखिए। सेकेंड पार्ट आपने में भी मुझे ऐसा लगता है नहीं लिखा है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को भी आप लिखने का प्रयत्न करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है समानुभूति को लेकर। ठीक है, प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है आपका कि समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। ठीक है, आपने लिखा है समानुभूति से तात्पर्य है स्वयं द्वारा भोगे हुए यथार्थ से मिले अनुभव का प्रयोग दूसरों की वेदनाओं को समझने में करना, इससे समस्या का उचित हल ढूंढना। एवं इससे समस्या का उचित हल ढूंढना, या लिख सकती थी और उस समस्या का उचित हल ढूंढना। हालांकि कुछ जनमानस ये अनुभव आत्मजीवन से पाते हैं तो कुछ अन्य स्रोतों, न्यूज आर्टिकल, पुस्तक, मूवीज आदि से प्राप्त करते हैं। वर्तमान विशेषकर कोविड-19 के महामारी के दौरान इस मूल्य की प्रासंगिकता सिविल सेवकों में और बढ़ गई है, जिससे हम निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1, संसाधनों के अभाव के कारण जनमानसों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, तब सिविल सेवकों में समानुभूति का परिचय लोगों को आश्वासित करके दिया। इसके उदाहरण के तौर पर हम बिहार प्रदेश के एक प्रशासक को देख सकते हैं। ये थोड़ा आधी लाइन है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गई। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव को इंगित करती हुई घटना जो तेलंगाना प्रदेश में घटित हुई, जिसमें वहाँ के जिले के डीएम ने एक वरिष्ठ स्त्री को सांत्वना देवी सांत्वना ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, त्वना। एक तो ये तरीका है आदिता आदिना, वैसे तरीका तो यही माना जाता है सान आदिता ऊपर बिंदी, ठीक है, सांत्वना देकर उनकी समस्या का निदान किया। उपयुक्त तथ्यों के इतर भी कई उदाहरण तर्क हैं जो समानुभूति की प्रासंगिकता को परिलक्षित करते हैं। दया और परोपकार में इकोनॉमिक एंगल आता है, तो क्या ये सही है? दया और परोपकार में इकोनॉमिक एंगल आता है। अच्छा, मेरे से क्वेश्चन कर रही है ये, किंतु एकमात्र समानुभूति उपयोगी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक सिविल सेवक में परोपकार एवं दया जैसे मूल्य भी विद्यमान होने चाहिए ताकि कल्याण की सुनिश्चितता स्थापित हो सके। अच्छा, आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हैं कि दया और परोपकार में इकोनॉमिक एंगल आता है, तो क्या इकोनॉमिक एंगल हम डालें तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा, क्योंकि आप भ्रष्टाचार करके पैसा थोड़ा ना किसी पे लुटाएंगे। ठीक है, देखो इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना था और बहुत सारे डायमेंशन डालने थे। आपने यहाँ पे अभी केवल एक ही डायमेंशन डाला है और बाकी इसमें नहीं डाला कुछ भी। एग्जाम्पल आपने दे दिया लेकिन उसको डायमेंशन को डाला नहीं।
समझ रही? तो आप इसको कैसे बताएं? सबसे पहले बताएं समानुभूति का सामान्य मतलब क्या है, जो कि आपने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसको और शॉर्ट करें कि समानुभूति का समानुभूति से तात्पर्य है कि स्वयं द्वारा किसी घटना को स्वयं के ऊपर घटित हुई किसी घटना को ध्यान में रखकर उसी घटना को सामने वाले के लिए एक मार्गदर्शक या प्रेरणात्मक रूप से काम करना, ये समानुभूति कहलाता है। या उसकी वेदना को समझकर, या कहें दूसरे की वेदना को अपनी वेदना समझकर उसे सांत्वना देना समानुभूति कहलाता है। ये समानुभूति का गुण व्यक्ति में या तो जीवन के अनुभव से प्राप्त होता है या न्यूज़ आर्टिकल, पुस्तक और मूवीज के माध्यम से। वर्तमान संदर्भ में सिविल सेवक के लिए कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर में यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ठीक है, फिर आप बताएं। नंबर 1, कोविड-19 के पेंडेमिक के समय कई सारे मजदूरों ने अपनी मजदूरी छोड़ दी, जिस कारण उनको वापस पुनः अपने घर या कहें अपने शहर या वापस अपने रोजगार की प्राप्ति के लिए आना पड़ रहा है, जिस कारण कई बार उनके डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति न होने पर उनको उस राज्य से वापस भेज दिया जाता है। अतः ये उस समय काफी प्रासंगिक हो जाता है। नंबर 2, किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, सरकारी योजना के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये अपने आप में एक प्रासंगिक है। नंबर 3, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए या उसके अंदर छिपी हुई आप कह सकते हो कि नॉलेज को प्रमोट करने के लिए एम्पैथी अपने आप में एक बेहतरीन गुण है। नंबर 4, कि आप यहाँ पे ये लिख देना नंबर 4 के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति में उसकी समस्या का उचित तरीके से या कहें मेरिट के आधार पे निर्णय कर पाने में एम्पैथी अपना एक योगदान रखती है। नंबर 5, ऐसे कर करके आप बताइए, और जब आप ये बता रहे हो तो फिर आप उदाहरण दे दें उपयुक्त बातों के संदर्भ में, जैसे कि तेलंगाना की घटना। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा काम ये हो सकता है कि आप घटना का एग्जाम्पल पॉजिटिव और निगेटिव के वे में दे दें। जैसे तेलंगाना के कलेक्टर का तो आप पॉजिटिव में दे दें कि हाँ, उसने एम्पैथी समझी उस बूढ़ी माँ की और उसको पेंशन प्रोवाइड कराने का पूरा भरपूर प्रयत्न किया। ठीक है, और दिला भी दी। लेकिन वहीं पे आपके अगरतला के कलेक्टर ने सामने वाले की एम्पैथी नहीं समझी और इसीलिए वो नेगेटिविटी का शिकार हो गए। ऐसा जब आप बता देंगे तो ये जो लाइन लिखी ना, तर्क एवं उदाहरण, अपने आप आपका पुष्टि प्रदान हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति में अगर एम्पैथी होती है तो क्या फायदा होता है, नहीं होती है तो क्या नुकसान होता है। ऐसे करके आप अपने पॉइंट बता दीजिए तो आपका मतलब बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपने अभी यहाँ पे केवल 2 चीजें दी हैं और डिटेल में 2। ठीक है, तो बेहतरीन आपका ये उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में फिर ये निष्कर्ष दे दो कि एम्पैथी के अलावा अन्य भी कारक हैं जो किसी सिविल सेवक को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके संदर्भ में इमोशनल इंटेलिजेंस आप डाल दें। ठीक है, जिसके संदर्भ में प्रोबिटी डाल दें, है ना, जिसके संबंध में आप इंटीग्रिटी डाल दें। ऐसे करके डाल देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए कि हाँ, कैसे हमें अपने उत्तर को लिखना है। चलिए देखते हैं अगला उत्तर। अगला उत्तर ये किसका है? अब देखो, ये जिन सज्जन या जिन महान भाव ने लिखा है ना, इससे 3 बातें स्पष्ट हैं इस उत्तर में कि इन्होंने हमारे पूर्व के किसी भी उत्तर को नहीं सुना है। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला ये हिदायत है, मैं चेक तो कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने लिखा है, फिर कहोगे कि बताओ चेक नहीं करते हो। लेकिन सख्त हिदायत है कि केवल अपने उत्तर को अगर सोचकर आपने लिखा आंसर, अब मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा सारे आंसर चेक कर रहा है या केवल अपना ही आंसर कवर कर रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम से वो उत्तर नहीं चेक करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, क्या है क्वेश्चन आपका, देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक, अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें।
समानुभूति का अर्थ है उस संवेदना व हमदर्दी से जो हम दूसरों के द्वारा सहन की जाने वाली पीड़ा एवं परेशानी को हम स्वयं उसकी जगह रखकर महसूस करते हैं। उसकी परेशानियों ऐसे नहीं लिखा जाता है देवी, परेशानियों को अपने सहयोगवश पूरा नहीं होता, पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, स्पष्ट कैसे लिखना है आपको, स्पष्ट आदि सा और ये, ठीक है, स्पष्ट हो जाता है कि समानुभूति एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक सकारात्मक छोटा सा, ठीक है, गुण है जो कि आज के समय में हमारे सिविल सेवकों में होना अनिवार्य विषय है। आवश्यकता, ये क्या डाली हो हेडिंग, पिछले, अब बताओ पिछले आप नहीं लिख पा रही हो हैं, पिछले ऐसे नहीं लिखा जाता है, पिछले आदि तो मैं सुलेख ही करा दूंगा किसी दिन। 3 सालों में आई बाढ़ जिससे 2018-19 में लगभग 340 जाने गए। अरे डेटा बेटा नहीं रखना है। वहीं 2013, 2020, 21 ताउकते नहीं है, अनजान, ये क्या लिखा है, यास जैसे चक्रवाती तूफानों में काफी जाने व घर तबाह कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। कितने ज्यादा लोग अपने परिवारजनों से बिछड़ गए। इस दौरान इस आपदा के बाद संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसी व नियमों की सुविधा से लोगों को लाभान्वित कराने के लिए समानुभूति का होना अनिवार्य विषय। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉइंट पे बताना है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा 2 पॉइंट बना पाओगे, जबकि आपको मल्टी डायमेंशनल पॉइंट कवर करना है, जिससे वे बिना किसी छल कपट के लोगों की सेवा व जरूरी सेवाएं दे पाए। कोरोना काल से आप सभी अवगत होंगे। अरे भैया लव लेटर थोड़ा ना लिखा जा रहा है कि आप सभी अवगत हैं कि हम दुखी हैं कि परेशान हैं, ऐसे नहीं लिखना होता है। जिसने न केवल पूरे भारत में तबाही फैलाई, अपितु, अब देखो यहाँ पूरे सही लिखा है, ऐसे जाल में फंसाया जिससे अर्थ व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था होता है, आधीवा, ठीक है, तहस नहस हो गई, जिससे काफी देखो वही पुरानी बातें घिसी पिटी लिख रही हो, ऐसे नहीं लिखना है आपको। अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम जैसी पना, आपने पक्का मेरी क्लास नहीं देखी है, तभी आपने ऐसा इसको लिख दिया। क्लास एक बार देखो, उसको समझो, उसमें मैंने कुछ पॉइंट ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं, वहां से मिक्सअप करो। दूरदराज कस्बों और गरीबों की समस्याओं को सुनने में स्टार कुछ नहीं लगाना है, अधिकारी, जिससे नई समझ भी विकसित हो गया। अतः इस प्रकार हम सभी तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं सिविल सेवक के लिए समानुभूति होना एक बहुत ही सहायक व स्वाभाविक विषय है। साथ ही सहानुभूति, दया, करुणा जैसा संवेग होना भी जरूरी, जिससे किसी गरीब कमजोर वर्ग की समस्याओं को समझना व सहायता करना आसान हो जाए। ठीक है, एक बार क्लास को सुने और इन वर्डों को सॉर्ट करें, राइटिंग को अच्छा करें। दूसरी चीज कि अपनी वोकेबलरी मतलब वर्तनियों को सही करें। आप कितना भी अच्छा उत्तर लिखेंगी, अगर इतनी गलतियां वर्तनी में हो जाएंगी तो एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाएगा। और एक बात बता दें, ऐसी वर्तनी एग्जामिनर को चुभन होती है, इतनी बेसिक वर्तनी। बड़ी वाली कोई वर्तनी हो जाए, आशीर्वाद जैसे लिखना है तो एक्सेप्शंस हैं, बट ऐसी वर्तनी अगर आप गलती करेंगे कि पिछले ही गलत कर दें तो बड़ी उसको दिखते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा वर्तनियों में सुधार करें, राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास को सुनकर थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाएं, फिर लिखें उत्तर को। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि पॉइंट फॉर्म में डालना है, हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी होती है, तो पॉइंट फॉर्म में डालने का प्रयत्न करें, तब आपका उत्तर और बेहतरीन होगा। ठीक, देखते हैं अगला उत्तर क्या है। अगला उत्तर समानुभूति से लेके प्रश्न है आपका कि समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है। अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। जब एक मानव द्वारा दूसरे मानव की समस्याओं को दया भाव, करुणा आदि के माध्यम से महसूस कर उनको मानसिक रूप से मजबूत करने की सांत्वना देता है, समानुभूति कहलाता है। जब एक मानव द्वारा दूसरे मानव की समस्याओं को दया, नहीं, यहाँ पे दया भाव करुणा ये नहीं लाना है आपको, यहाँ पे ये लाना है कि फीलिंग, मतलब जिस समस्या में वो है वो समस्या से वो भी मतलब ग्रस्त था, अर्थात उसकी समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका निदान करना। ठीक है, ये समानुभूति, या उसके प्रति सांत्वना व्यक्त करना, ये समानुभूति।
इसके लिए कभी कभी स्वयं व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है या किसी किताब, न्यूज आदि से भी परानुभूति होती है। ऐसा ज्यादातर अपने परिवार के सदस्यों में होता है, जो हमेशा हिम्मत देते हैं, किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। इसी तरह एक अन्य उदाहरण में देखें कि एक गर्भवती स्त्री का दर्द दूसरी गर्भवती स्त्री समझ सकती है, जो समानुभूति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित ऐसे नहीं लिखा रहता है, प्रदर्शित करता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री देश में एक दिन उपवास करने के लिए स्वयं के परिवार को उपवास रखवा कर ये साबित किया कि देश के हम जनमानस पे उपवास रख सकते हैं। ये समानुभूति का ही लक्षण था। अर्थात हमारे सिविल सेवकों द्वारा देश की सारी योजना धरातल पर लागू करवाते हैं। प्रत्येक दिन जनता जनार्दन से उनका सामना होता है। इस दौरान सिविल सेवकों को सहानुभूति का भाव दिखाते हुए दया भाव के साथ कार्य करने के। अरे देवी, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि सिविल सेवकों में समानुभूति क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक कारण बता रही हूँ। और भी बताओ। दक्षिण भारत में एक सिविल सेवक द्वारा एक बूढ़ी नहीं होता है, बूढ़ी होता है। और बूढ़ी तो यहाँ पे बिल्कुल मत यूज किया करो। वृद्धावस्था है, एक वृद्ध माता, ठीक है, की समस्या का समाधान अपने पद को छोड़कर या अपनी प्रतिष्ठा को छोड़कर सामान्य जनजीवन की भांति उनसे संवाद करके वो किया। ठीक है, आप तो यहाँ पे पिक्चर वाली कहानी लिख दोगी पूरी। इसी तरह एक अन्य उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी को उनकी जीत का बधाई दिया, क्योंकि इस जीत का खुशी वो स्वयं अनुभव कर चुका था। निष्कर्षतः जनता, प्रशासन, नेता, पर्यावरणविद, कई संगठन समानुभूति को अपने अंदर अनुभव कर कार्य करेंगे, तब देश के बनाए गए योजनाएं। नहीं, निष्कर्ष थोड़ा और अच्छा लिखो। निष्कर्ष ये नहीं डालना है। निष्कर्ष केवल अभी समानुभूति पे है, तो समानुभूति को अन्य जो वैल्यू हैं उनके साथ लिंक करते हुए निष्कर्ष दो। ठीक है, तब ये आपका निष्कर्ष और बेहतरीन बनेगा। यानी कि तब आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा कुछ बेहतरीन लगेगा। सिंपल सी बात है। आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है और आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्रम को बिगाड़ दिया है। जैसे आपने एग्जाम्पल पहले दे दिए, जबकि आपको क्या करना है, पहले समानुभूति बताना है, प्रासंगिकता बताना है 3 से 4 पॉइंट में। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कौन से तर्क और कौन से उदाहरण है। और तर्क और उदाहरण कहानी की तरह एक्सप्लेन मत करो, उनको शॉर्ट पे रखो। शॉर्ट का मतलब कि जैसे आपने गर्भवती स्त्री के बारे में बताया, तो आप यहाँ पे ये शॉर्ट कर सकती हैं कि जैसे एक गर्भवती स्त्री के दर्द को दूसरी गर्भवती स्त्री ही समझ सकती है। एक यूपीएससी में प्रीलिम्स फेलियर के व्यक्ति के अनुभव को या उसकी फीलिंग को एक 5th अटेम्प्ट में पास करने वाले यूपीएससी के एस्पायरेंट ही समझ सकता है। ऐसे आप बताइए एग्जामिनर को, तब एग्जामिनर को फील होगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छे पॉइंट हमें बताए हैं। और जब आप समानुभूति के डायमेंशन को डालते हैं, जैसे मैंने शायद पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, तो आप यहाँ पे सुन लीजिए कि समानुभूति के जब आप डायमेंशन को डालते हैं तो आप मोटे तौर पे 4 डायमेंशन को याद रखा करें हर जगह पे, कि सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो होता है आपका पॉलिटिकल में आ जाता है। इन 5 पॉइंट के आधार पे आप बता दो कि अगर समानुभूति एक सिविल सर्वेंट में होगी तो समतावादी समाज का निर्माण कराएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर सहानुभूति होगी तो इकोनॉमिक पॉलिसी को अच्छे से वो करेगा। अगर उसके अंदर समानुभूति होगी तो दूसरे के कल्चर, उसके नॉर्म्स, उसकी प्रैक्टिसेस को फुलफिल कराएगा। अगर उसके अंदर समानुभूति होगी तो पॉलिटिकल रूप से हर एक पार्टी, ठीक है, हर एक पार्टी के विचार को समझ पाएगा कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, उसको उसी सांचे में रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा या उस नेता से डील करने की कोशिश करेगा। वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अपने विचारों को वहां मनवाने का प्रयत्न करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन रूप से क्या होगा कि अपने जो भी अधीनस्थ हैं, है ना, जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं या उसके ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे काफी अच्छे से डील करके प्रशासन को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाएगा। ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, मतलब पॉइंट क्रिएट करने के फॉर्मूले होते हैं कि आप 5 पॉइंट याद रखो कि सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और साथ ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। कई बार आपको अपना पर्सनल लेवल भी बताना पड़ता है कि समानुभूति जो होती है वो व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तित्व को भी बेहतरीन बनाती है।
सामाजिक संबंधों में माधुर्यता, इस वर्ड को लिख लेना, सामाजिक संबंधों में माधुर्यता लाती है। अच्छा वर्ड है, आपकी हिंदी को बहुत परिपक्व बनाएगा। तो ऐसे आपको लिखना होता है ऐसा उत्तर, ठीक है। तो जो पॉइंट में कमी है उन पॉइंट को आप यहाँ ऐड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रासंगिक वाली जो बातें हैं उनको पॉइंट में बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड दैट 5, ठीक है। देन एग्जाम्पल आप दे दो शॉर्ट में, प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे आएगा, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन पूरे दिमाग लगा लिया करो कि इतनी थिंकिंग हमें यहाँ तक करनी है, क्योंकि अगर अभी से उतना दिमाग पे चोट नहीं पहुंचाओगे ना तो ये दिमाग फिर मंद बुद्धि हो जाएगा, कुंद हो जाएगा। एक वर्ड सुनते हो ना, दिमाग कुंद हो गया उसका, तो वो कुंद दिमाग नहीं करना है, दिमाग पे जोर डालना और सबका पढ़ना है पहली चीज। चलिए देखते हैं प्रश्न, समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है, अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। दूसरे के कष्टों एवं संवेगों का अनुभव करने और समझने को समानुभूति कहते हैं। ये सहानुभूति से बहुत आगे की भावना है। अच्छा, भारत में सिविल सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर भारत व भारतीय जनमानस के हित में नीतियों व सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। भारत विविधताओं से भरा देश है, ऐसे में सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं, अतः उन्हें समझने के लिए सिविल सेवकों में समानुभूति का गुण होना अति आवश्यक है। इतनी भूमिका मित्र नहीं बनानी है। अब एक बात बता दूं यहाँ पे, है ना, कुछ बच्चे बुरा मान जाते होंगे कि सर आप मेरे को मित्र क्या कह रहे हो, सहेली बोलो। तो मुझे ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे आप किस जेंडर के हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता होता है। तो इसलिए अगर मित्र भी बोल दिया तो उसको सहेली में काउंट कर लेना, ठीक है। और वैसे भी ना तो आप मेरे मित्र हो ना ही सहेली हो, आपको अच्छे से पता है कि सुधारक कभी मित्र नहीं बनाते। चलिए देखते हैं, गुण होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि एक वृद्ध महिला पुरुष का पेंशन किसी कारणवश रुका हुआ हो, अब ये देखो आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं थोपना है। यदि किसी वृद्ध महिला या पुरुष की पेंशन रुकी हुई हो, है ना, ऐसे आपको बताना है, तो वहां तैनात सिविल सेवक को मामले का संज्ञान हो तो, और यदि ये भी पता हो कि, पागल हो जाएगा एग्जामिनर, ऐसे बार बार हो तो ऐसा नहीं लिखना है, पगला जाएगा वो फिर तो। मतलब आप उसके ऊपर थोप रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन को, वो खड़ा क्यों होगा वहां पे, आप ऐसे बता दे रहे हो कि हाँ सर वो पेंशन नहीं मिल रही, वो खड़ा बेचारा, ऐसे नहीं बताना है। थोड़ा सभ्यता, शालीनता। उस वृद्ध महिला पुरुष के घर में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई हो अरे ये एक्सेप्शंस वाली चीजें नहीं होती हैं, हो गई हो, होता हो, खाता हो, पीता हो, ये नहीं होता है, डायरेक्ट आपको बताना है, हिट करना है, ठीक है। तो उस सिविल सेवक का पहला कर्तव्य बनता है कि उसके परिवार के भोजन का प्रबंध करे, इसके बाद उनके पेंशन मिलने में आई रुकावट को दूर करवाए। एक अन्य उदाहरण लें तो यदि सोचो एग्जामिनर यहाँ पे खत्म नहीं कर पाया और आपने तुरंत अपना एग्जाम्पल चेंज कर दिया, उसको गुस्सा आ जाएगी कि लड़की समझ क्या रखी है हमको, या ये लड़का समझ क्या रखा है। तो ऐसा मत करना, और ऐसे कट्टू पट्टू मत किया करो। 1000 बार समझाया, पक्का आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वरना अच्छे से पता है कि इतने कट्टू पट्टू ऐसे नहीं करना होता है, एक एक लाइन से काटना होता है। असंतोषजनक की स्थिति के कारण किसी क्षेत्र विशेष के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां नियुक्त अधिकारी को भीड़ के प्रति समानुभूति की भावना रखते हुए शांतिपूर्ण समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि अधीनस्थों ऐसे नहीं लिखा जाता है, अधीन फिर ये सा और फिर था, ठीक है। अधीनस्थों आदेश देना कि भीड़ के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई करे। इस प्रकार हम देखते हैं सिविल सेवक के लिए समानुभूति न केवल आवश्यक बल्कि एक आधारभूत गुण है जो उसे आम जनमानस में भावनात्मक, अभी सही नहीं लिखा है, जैसा उसने पूछा वैसा लिखो ना। प्रासंगिकता भी आपने बताई नहीं यहाँ पे डिटेल में, आपने बस ये बता दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बताओ, सारे एंगल कवर करो। अभी आपने यहाँ पॉलिटिकल वाला एंगल डाला है, आपने इसके पहले का क्लास, पहले का मतलब क्वेश्चन आपके पहले जो चेक हुआ उसको सुनिए, वहां पे पॉइंट मैंने बताए हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये किसका है, समानुभूति। समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक। अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। 250 शब्द। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, उन्हें सांत्वना देना, साथ ही उनकी समस्याओं को समाधान हेतु प्रयास करना समानुभूति कहलाता है। इसमें सहानुभूति होने के साथ साथ उसी दिशा में कार्य करने का भाव भी शामिल होता है।
उसी दिशा में कर्म करने का। सॉरी, वर्तमान संदर्भ में जहां शासन और प्रशासन जन केंद्रित होते प्रतीत हो रहे हैं, वहां समानुभूति इस कहाँ लिखा है, प्रतीत हो रहे हैं, वहां समानुभूति इस प्रयास को सफलता की ओर ले जा सकती है। जैसे वर्तमान समय पुलिस राज्य का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट राज्य का समय, जिसके लिए समानुभूति आवश्यक। CSR के संदर्भ में वर्तमान समय पुलिस राज्य का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट राज्य का समय, किसकी कॉपी है? समय जिसके लिए समानुभूति आवश्यक, CSR के संदर्भ में। आप में से किसी कॉपी है? सर ये कपिल सर का है। कपिल सर का है, अच्छा। सतत विकास लक्ष्य 1, 2, 3 जो गरीबी, भूख निवारण, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है की प्राप्ति में सहायक, संवैधानिक प्रस्तावना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को धरातल में उतारने हेतु आवश्यक। सिविल सेवक उसी आम जनमानस का एक भाग होता है जहां उसे सेवाएं देनी होती हैं, जो समानुभूति युक्त प्रशासक द्वारा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है, करना आसान हो जाता है। जापान, जर्मनी, अफगानिस्तान के अनुभवों से सीख लेते हुए जन भावना के सम्मान हेतु भारतीय संप्रभुता को मजबूत करने में समानुभूति परम आवश्यक है। इतना ही नहीं, इसकी प्रासंगिकता को निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में बाढ़ के अति प्रकोप या आमजन के कुछ परिवार उस क्षेत्र में फंसे हुए थे। भारतीय सेना प्रशासन द्वारा एक एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर द्वारा रिस्क लेकर एक ही बार आएगा, बचाव अभियान पूर्ण किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बचाव दल के कार्मिक समानुभूति से ओतप्रोत थे, पीड़ितों की भावनाओं को समझा और उन्हें बचा कर ले गए। अतः राज्य का जन्म नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के लिए ही हुआ है और इसे पूरा करने समानुभूति का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। राज्य आपने यहाँ पे जो लिख दिया ना, ये राज्य की समानुभूति का लिखा है। आपने इस पूरे के पूरे उत्तर में स्टेट की मतलब समानुभूति लिखा है। एक सिविल सर्वेंट को के अंदर समानुभूति हो, एक सिविल सर्वेंट समानुभूति का उपयोग करते हुए क्या करे ये आपको बताना है। राज्य जो करेगा सो करेगा, बट एक सिविल सर्वेंट के लिए, जैसे यहां पे पॉइंट ये नहीं आएगा, एक सिविल सर्वेंट के लिए समानुभूति क्यों चाहिए? क्योंकि सोसाइटी के तारतम्य को उसको बनाना है, सोसाइटी में समरसता को बढ़ाना है, ताकि जो दंगे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो ना हो पाए। राजनीतिक नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए आम जनमानस के कल्याण की बात करनी है। ऐसे काम करता है समानुभूति, क्योंकि उसको दिख रहा है कि नेता कह रहा ना उसकी झुग्गी तोड़ो, उसको दिख रहा पगला गए हो क्या, झुग्गी बनने में कितना टाइम लगता है तो पता भी है, रह भी हो झुग्गी में। तो वो नेता की उस महत्वाकांक्षा को भी देख रहा कि अच्छा प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, तो वो एक एडवाइस देगा कि सर एक काम आप कर सकते हैं, झुग्गी तो हम तोड़वा देंगे लेकिन बगल में उनके लिए एक दुकान खुलवा दोगे। बोले क्यों खुलवा दें? तब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग किया कि सर अगर खुलवा दोगे ना तो और भी लोग झुग्गियां अपनी दान में दे देंगे, आपकी फैक्ट्री का एरिया और चौड़ा हो जाएगा। सोच लो सर, बोट भी आपको मिलेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग तो ये कहेंगे अरे नेताजी तो वाह। ये चढ़ाना जिसको आता है ना नेताओं को, ये होता है ना चढ़ाना उनको पीक लेवल पे, वो जिसके अंदर कला आ जाए बेस्ट कलेक्टर बनता है वो। नेता को कभी ये मत कहो कि ये पानी तुम्हें नहीं पीना है, उसको ये मत कहो कि ये पानी मत पियो, वो फिर पिएगा जबरदस्ती। उससे ये कहो कि सर ये वाला भी पानी बड़ा अच्छा है, जानते हो सचिन तेंदुलकर यही वाला पानी पीते हैं। वो कहेगा अच्छा सचिन पीते हैं, चलो पी के देखते हैं। भले वो पानी नल का लेके आए हो और ये बिस्लेरी का पानी हो, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि नेता देखो गधा होता है, साफ तौर पे कहूं सिंपल, वो गधा होता है, मूर्ख होता है। उसके इमोशंस पे अगर तुमने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो एथिक्स नहीं पढ़ के आता है, उसके इमोशंस पे तुम कब्जा कर लो, बस बहुत अच्छे से डील कर लोगे। जैसे मुझे पता है कि मतलब कुछ मैं कलेक्टर सेक्रेटरी वगैरह इन लोगों से मैं मिला हूं, तो मुझे पता है वो लोग डील कैसे करते हैं अपने नेता को। मैं पूछता हूं कि कैसे डील कर लेते हो इस इंसान को? बोलते भाई वो सुनना चाहते हैं गीता सुनाओ, तो हम गीता ही सुना देते हैं जाके वहां ऑफिस में, वो स्कीम थोड़ा ना सुनना चाहते हैं। मैंने कहा सही है यार, तुम्हारा तो काम बढ़िया है। 3-4 कलेक्टर ऐसे मिले जिनसे मैं बात करता हूँ, वो बोलते हैं सर जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ सीएम साहब से, तो वो कहते हैं और बताओ क्या हालचाल है। तो फिर मैं उनसे वही राम की कथा सुनाने लगता हूँ, कृष्ण के बारे में बताने लगता हूँ, वो खुश हो जाते हैं।
तो ये आपके अंदर हो। अब वहां जाके आप बताओ कि सर शहर में बड़ी दिक्कत हो रही, मॉब लिंचिंग हो रही, वो आपको भगा देगा। मतलब सहानुभूति ऐसी इक्वलिटी को या कहें ऐसी वैल्यू को शो करती है, और सिंगल सहानुभूति से काम नहीं चलता है। सहानुभूति को परिपक्व स्थिति में लाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को भी वहां पे लिंक करना पड़ता है। तब आप ऐसे बताइए योजना वगैरह को, तब आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा बेहतरीन हो जाएगा। अब ये स्टेट के लिए प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे हो। संविधान की प्रस्तावना की बात तो ठीक है, राज्य के डीपीएसपी की बात भी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि समानुभूति को एक सिविल सर्वेंट कैसे लाता है? भाई सिविल सर्वेंट ही तो बोलेगा कि भैया इसके लिए नियम बना लो, बहुत फायदा होगा, तब वो बनाएगा ना उसके लिए नियम। तो ऐसे आप बता सकते हैं यहाँ पे, और कोशिश करें एग्जाम्पल आपके जीवन से हो, ज्यादातर आपके जीवन से। जैसे अभी तक मैंने देखा आप लोगों में से अधिकांश बच्चों ने एक दो एग्जाम्पल चिपकाए हैं, वो भी कौन सा, तेलंगाना वाला चिपका दिया, ठीक है, और एक दो और चिपका दिए। अपने जीवन के एग्जाम्पल लगाओ। अपने जीवन का मतलब कि जैसे मैं एक बार ऐसी स्थिति में गुजर रही थी, मेरा दोस्त प्रीलिम क्रैक नहीं कर पाया, मैं 4th अटेम्प्ट में थी, तो मैं उसकी संवेदना को समझ पाई, या मैं उसके संवेदना को समझ पाया, तो मैंने फिर उसको जो समझाया तो वो मुझे ऐसा लगा। या एक बार एक देवी जी का ब्रेकअप हो गया, एक देवता का ब्रेकअप हो गया, तो मैं क्योंकि उस स्थिति से, आप अपने आप को ये मत समझो कि आप दुनिया के बहुत बड़े अच्छे इंसान हो। उस दिन आपको अपनी कॉपी में गधापन दिखाना है कि मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसा था, लेकिन मैंने जब किसी को देखा तो मैंने उसको वैसा सुझाव दिया। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि वाह, इसको अपने अनुभव को ध्यान में रखकर समस्या का समाधान करना आता है। यही तो देखना चाह रहा है आपके अंदर के फीचर को। ये मत बताओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जर्मनी में क्या हुआ, वो नहीं पूछ रहा आपसे। सिंपल सी बात है, एथिक्स का क्वेश्चन आपके लिए आया है, जर्मनी जापान के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं आया। तो समझ गए कि आपको कैसे पॉइंट ऐड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? पहले तो इतना बड़ा बड़ा ना लिखा करो। सत्यनिष्ठा, अरे प्रश्न भी लिख दो महाराज यहाँ पे आगे। अब महारानी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये मत सोचना। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का तर्क सहित विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मौलिक मूल्य, अरे देवी, अच्छा सॉरी, मैं ही गलत हूँ, क्योंकि अभी तक मैं समानुभूति वाला कर रहा हूँ, तो मेरे को वही दिमाग में आया, कोई बात नहीं। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मौलिक मूल्यों से समझौता नहीं करता, मौलिक मूल्य से समझौता नहीं करता तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा और परिभाषा को अच्छा लिखो। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपनी वैल्यू या अपने मोरल स्टैंडर्ड को बचा कर रखना, हमेशा उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता ना करना, ऐसे बताना है। भारत की नागरिक सेवाओं में भारत की नागरिक सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कि वर्तमान में देखा गया है, जिससे कि नहीं, जैसा कि, ठीक है, सिविल सेवकों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। ऐसे नहीं, इतनी बड़ी भूमिका नहीं देनी है आपको पहले। जब सारा विश्व कोविड जैसी आपदा से संघर्ष कर रहा था, और ये इतने छोटा छोटा कैसे आप लोग लिख रहे हो? ये A4 की कॉपी में तो लिख रहे हो कि कहीं और लिख रहे हो आप लोग? इतना लगभग मतलब 5 शब्द नहीं लिखने हैं, मतलब ये तो 4 लिख रहे हो आप, 4-5 ऐसा नहीं लिखना, लगभग 7, कम से कम 7 वर्ड यहाँ पे आने चाहिए। तो ये इतना बड़ा बड़ा मत लिखो अभी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भारत सरकार के माध्यम से सिविल सेवाओं द्वारा जनमानस को अपनी परेशानी समझकर सिचुएशन, हिंदी नहीं आती, सिचुएशन की हालत, निष्ठा भाव से जनता की सेवा करने लगे। इसके निम्नलिखित कारक है। उत्तर प्रदेश में वृद्धों की समस्या को हल करना, जैसे कि पेंशन आदि ग्रामीण में जाकर कि गांव में जाकर। गुजरात के कलेक्टर द्वारा जनता को खाद्य की पूर्ति कराना। केंद्र व राज्य सरकार, ये इंटीग्रिटी का कहाँ क्वेश्चन हो गया? ये मतलब प्रासंगिकता, ये इंटीग्रिटी का थोड़ा ना है। आप इंटीग्रिटी को क्या कह रही हैं? आप इंटीग्रिटी को कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने वैल्यू से विलग न होना, सत्यनिष्ठा का मतलब।
जो आपके मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, समझ गए, मतलब ईमानदारी का पीक लेवल है सत्यनिष्ठा, तो वो आपको एग्जाम्पल देने हैं कि इसके लिए निम्नलिखित कारक हैं। सिविल सेवाओं से परेशानी समय प्रत्येक सिचुएशन निष्ठा भाव से जनता की सेवा करने लगे, तो इस चीज को आपको यहाँ बताना है। खातों में धनराशि मुहैया कर सिविल सेवकों ने अपनी ईमानदारी पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ, देखो सबको मिक्स मत करो देवी, सत्यनिष्ठा अलग चीज है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह की राहों पर चलते हुए भारतीय समाज की सत्यनिष्ठा से सेवा की। सिविल ऐसे नहीं बताना है। उपयुक्त के आधार पर हम कह सकते हैं सत्यनिष्ठा है वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा तथा पूरी ईमानदारी कार्य करने और समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसे नहीं बताना है इस प्रश्न को। इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से बताइए। ये प्रश्न आपने समझ नहीं पाई, मैं भी, मुझे जहाँ तक लगता है। आपसे पूछा कि सत्यनिष्ठा को परिभाषित करते हुए भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता को तर्क सहित विवेचना करें। सामान्य सा बताइए सत्यनिष्ठा का सामान्य सा मतलब क्या है, बता दिया। फिर आप बताइए सत्यनिष्ठा से क्या फायदा होगा। पहला, वो भेदभाव रहित एक समाज बनाएगा। दूसरा, भेदभाव रहित पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तीसरा, हर एक जनमानस को अपने शासन का अभिन्न अंग समझेगा। चौथा, अपने निम्नतर कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार करेगा। पांचवा, किसी भी दलगत राजनीति में नहीं फंसेगा। छठा, ऐसे बताना है, समझ गई, या भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा। सातवां, मतलब अपने स्वजनों यानी कि भाई भतीजावाद से वो ऊपर उठेगा और मेरिट के आधार पे या तथ्यपरक बातों के आधार पे अपनी समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होगा, उसमें निष्पक्षता ज्यादा होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें अपराइटनेस ज्यादा होगा, यानी कि शुचिता ज्यादा होगी। ऐसे आपको बताना है, समझ गए। तो कुछ ऐसा करके इसको बताइए यहाँ पे पॉइंट, मतलब क्लास करो। देखो बिना क्लास के, बिना क्लास को समझे, बिना क्लास को ध्यान में रखे अगर आप मेरे उत्तर लिखेंगे तो आप ये समझ जाना कि दिक्कत है ना। क्लास को समझ के उत्तर लिखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। समानुभूति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। समानुभूति एक प्रकार की योग्यता है, इससे दूसरों की मना स्थिति को बिल्कुल उसी प्रकार से समझने की योग्यता रखता है जिस प्रकार सामने वाला समझ रहा है, अर्थात दूसरे की स्थिति में खुद को रखने की क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। भारत में प्रशासनिक अधिकारी भारत के गरीब, शोषण के शिकार तथा अधिकारों से वंचित लोगों के संपर्क में रहता है, जिससे उस अधिकारी में समानुभूति की महत्ता और बढ़ जाती है, जिससे सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां आम जनमानस लक्ष्य किसकी कॉपी है ये? लक्षित स्थानों पर उसी रूप में उपलब्ध कराई जा सके जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए उनका निर्माण किया गया है, जिसको विकास की गति में साथ आ सके। इंडिया के आइडिया के अभाव ग्रसित न महसूस करें। भारत की बहुविविध संस्कृति को बनाए रखने के भारत सरकार की योजनाओं को देश के अंतिम से अंतिम मनुष्य तक पहुंचाने, न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रशासनिक अधिकारियों में समानुभूति होना आवश्यक है, जिससे सबका साथ सबका विकास की कल्पना को साकार किया जा सके। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत पाक के क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के कप्तान द्वारा विजित टीम के कप्तान को आलिंगन, ठीक है, आलिंगन, अच्छा यहाँ पे आपने मात्रा गैप की हुई थी ना, आलिंगन करना समानुभूति दर्शाता है, क्योंकि विजय की खुशी की अनुभूति भली बात भारतीय कप्तान समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। समानुभूति सिविल सेवकों में नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी जरूरी है। हम अपने सद्गुणों को विकसित करें, सामाजिक एकता समरसता निर्बाधित रूप से बनी रहे। राज्य द्वारा बनाए गए आम नागरिक के लिए योजनाएं लागू करके प्रत्येक आम जनमानस को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। अगर आपने इस आंसर को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, पूरा मौलिक ढंग से अपने हिसाब से लिखा है, तो आपने अच्छा उत्तर लिखा है, ठीक है। जरा सा भी कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो ये मान के चलना आप अपने आप को भ्रम में रख रहे हैं। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट नहीं किया है तो आपकी लैंग्वेज, आपकी शैली, आपको शब्दों को गुंथित करने का प्रक्रम अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही एक सामान्य उत्तर लिखना चाहिए। आप में से जिन बच्चों ने उत्तर समानुभूति का नहीं लिखा है तो वो इस प्रश्न के उत्तर को जरूर पढ़ें और इससे कुछ पॉइंट लें। हालांकि बस यही है कि इसमें जैसे इन्होंने एग्जाम्पल जो दिए वो दिए हैं, आपको थोड़े अपने एग्जाम्पल भी देने हैं। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज के बताया था, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज का कर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि आप सिविल सेवक के लिए पूछ रहे हैं, तो आप भी सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आप अपने को जरूर यहाँ पे फेस पे लाएं।
यही होता है कि एथिक्स में एक अपॉर्चुनिटी आपके पास दी जाती है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को इंटरेक्ट कराएं। जैसे आपने देखा होगा मेरी एथिक्स की क्लास में मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा आपके सामने इंटरेक्ट किया है, अपने अंदर के रोम रोम को आपके सामने प्रदर्शित कर दिया कि मेरी बॉडी, मेरा सोचने का तरीका क्या है। अब आप सोचिए आपके अंदर मेरी वाली इमेज कैसी बन गई होगी। तो वही काम आपको भी करना है। मैंने इसलिए नहीं आपको वहां पे बताया था अपने बारे में कि मुझे अपनी तारीफ करवानी थी या मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना था या आप लोगों को प्रसन्न करना था, वो इसलिए कराया था ताकि आप लोग भी अपने अंदर के उस गुण को प्रदर्शित करें और अपने एथिक्स के पेपर में उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, तो आप ऐसा करना। चलिए, ये चीजें हो गई। भारत की बहुविध संस्कृति, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ ही लिया। तो इसको कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट ऐड कर दीजिए, आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा और बेहतरीन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक काम और किया करो कि जैसे यहाँ सिविल सेवक लिखा है तो आप भी यहाँ सिविल सेवक ही यूज किया करो, तो टोन एग्जामिनर की मिल जाएगी। वरना आप प्रशासनिक अधिकारी करते हो तो थोड़ा अजीब लगता है एग्जामिनर को एक पल के लिए। उसको उसी लय में रखा करो क्योंकि वो प्रश्न पढ़ के ही आता है उत्तर पढ़ने। ठीक है, बाकी ये कट्टू पट्टू ऐसे मत किया करो, मैंने बोला एक लाइन से करो। दूसरी बात में भी मुझे ऐसा लगता है आपने इसे ब्लैक पेन से लिखा है। अगर ब्लैक से लिखा है तो मत लिखना ब्लैक से, हालांकि ये नीचे वाला तो ब्लू लग रहा है तो ब्लू से ही लिखना, ब्लैक का यूज मत करना कहीं पे पेन का। ठीक है, हेडिंग आप ये ब्लैक डाल सकते हो प्रश्न, लेकिन उत्तर आपको ब्लू से ही लिखना है। मे भी ब्लू से ही लिखा है आपने, खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं, आप लिखिए ऐसे उत्तर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है समानुभूति से। ये किसका क्वेश्चन है? समानुभूति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। ये किसका क्वेश्चन है? देवी आप ही का है, तभी मैंने वापस आया। मैंने कहा आप तो यहाँ पे हो भी, तब भी आप नहीं बोल रहे हो। तो काते साइक्लोन, थैंक्स साक्षी मैम। कितना देर पहले क्लाउड स्टार्ट हुआ है कोई बता दो भैया। थोड़ी देर हुआ था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ आपका। थैंक्स आरती मैम। आपके भी थर्ड आंसर सर बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले 2 ही क्वेश्चन जांच हुई। अच्छा जी, मतलब देख रहे हो कितना मतलब भ्रात प्रेम दिख जाता है देवियों में। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। समानुभूति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। समानुभूति से आशय किसी दूसरे मानव की मनोदशा को ठीक उसी स्तर तक महसूस करना जैसे वह महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम या तो स्वयं उस समस्याओं से गुजरे हुए होते हैं या फिर उनकी भावनाओं को स्वयं जीवन में अनुभव करते हैं। इससे बराबरी का भाव स्पष्ट होता है। वास्तव में समानुभूति जैसे नैतिक मूल्य प्रत्येक सिविल सेवक में होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अनुपलब्धता में, काफी अच्छा वर्ड है, गलत फैसले लेने की आवृत्ति ज्यादा होती है। काफी अच्छी लाइन है ये। इस संदर्भ में वर्तमान समय में एक सिविल सेवकों के लिए गुण अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है, ठीक है, जो कि निम्नवत है। नीतियों के सफल क्रियान्वयन हेतु, सतत विकास की अवधारणा को लक्षित करने हेतु, सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु, लोकतंत्र की अवधारणा बनाए रखने, सर्वोदय के सिद्धांत को स्थापित करने हेतु। बहुत ही अच्छा, वाह, ऐसे ही लिखना चाहिए पॉइंट। ठीक है, उपरोक्त बिंदुओं को समझने के लिए हम ऐसे कई हालिया उदाहरणों को देख सकते हैं जो इससे संबंधित, जैसे कोविड-19 के दौरान भ्रष्टाचार करने वाले डॉक्टर एवं कर्मियों को जिलाधिकारियों द्वारा कार्य प्रतिबद्धता तथा कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की सलाह दी ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं भीलवाड़ा मॉडल देखकर वहां के अधिकारी ने जो समानुभूति आमजन के प्रति रखा वह काबिले तारीफ है। साथ ही कोविड-19 के दौरान उपजी सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करने तो गरीब परिवारों को मदद करना सिविल सेवकों द्वारा एक सराहनीय कदम था। और बेटे, पति, पत्नी, पत्नी देवी ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, पत्नी ऐसे, आदि को कोविड के कारण खो देने वालों को सांत्वना देते थे। इसके अलावा हाथरस, हाथरस नहीं होता है, हाथरस, ठीक, कांड में अधिकारी के ऊपर राजनीतिक और मीडिया दबाव के उपरांत भी उनका तटस्थ बना रहना नहीं 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 नहीं, ये समानुभूति में नहीं आएगा। ठीक है, ये समानुभूति में नहीं आएगा। ये आप प्रोबिटी में डालें या इंटीग्रिटी में डालें। त्योहारों में अधिकारियों द्वारा गरीब जनों की सहायता प्रदान किया जाना समानुभूति, ये आ सकता है। ठीक है, ये समानुभूति का उत्तम उदाहरण है, हालांकि पूरी तरह नहीं क्योंकि ये चला जाएगा कंपेशन में। ठीक है,
इन तमाम उदाहरणों से स्पष्ट है कि सिविल सेवक को संविधान के मूल्यों को स्थापित करने, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने, साथ ही उपयोगितावाद की अवधारणा को साकार करने हेतु सरकार द्वारा चलाया जा रहा कर्मयोगी मिशन कहीं ना कहीं इसी मूल्य से प्रेरित है। जरूरत है कि सिविल सेवकों के साथ आम जनमानस की समानुभूति को आत्मसात करें ताकि इस मूल्य को और भी प्रासंगिक बनाया जा सके। वाह, निष्कर्ष भी गजब का है। अब 3 काम करना इस क्वेश्चन में। क्या करना, ये बीच का ये जैसे भीलवाड़ा मॉडल है, इसको थोड़ा सा लेना, ठीक है। हाथरस कांड को यहाँ से हटा देना, ठीक। यहाँ पे ऊपर ये जो जिलाधिकारी ये वाला हटा देना। इस जगह पे आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस अपना अनुभव डालिए। अपना अनुभव जब डालेंगे तो एग्जामिनर को लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते ना सामने वाला सहानुभूति से प्रेरित था या उसके अंदर कंपेशन था या ऊपर पावर प्रेशर था, वो डिसाइड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एग्जाम्पल कोशिश करो अपना डाल दो यहाँ पे कि मैंने एक देवी को देखा, या आप यहाँ पे अगर देवी हैं और देवी ऑब्वियसली हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने जीवन की घटना डाल दें कि जैसे मैं जब पहली बार मतलब किसी देवी से मिली तो उसका ब्रेकअप हुआ या ये हुआ तो उसको मैंने जो ट्रीट किया, मतलब ऐसे दिखाओ कि हाँ आप एक मार्गदर्शक हो, आपका व्यक्तित्व जो है वो कितना भी तोड़ा गया हो लेकिन आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई, ये दिखाओ आप वहां पे, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। रही बात निष्कर्ष को लेके तो ये लाइन बहुत ही गजब की है, ठीक है। ये कर्मयोगी मिशन भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आप चाहें तो समानुभूति के साथ साथ भावनात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लिंक करते हुए बता दें कि सिविल सेवकों के अंतर्गत समानुभूति के अलावा अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाए तो इस मूल्य की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाएगी। समझ गए। एग्जामिनर को आपने एक हिंट छोड़ दिया लास्ट में जाते जाते कि बाबू मेरे को भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी आती है। समझ रहे हैं? आप में से जिन बच्चों ने आंसर अपने लिखे हैं तो वो इस आंसर को जरूर पढ़ें। इस आंसर से बहुत सारी लाइन लें, वो लाइन आपके लिए काम आएंगी। जैसे यहाँ पे लाइन, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि पैराग्राफ को कैसे संक्षिप्त करना होता है, टुकड़ों में बात कैसे कहनी होती, संक्षिप्त में पॉइंट कैसे क्रिएट करने होते हैं। अब ये पॉइंट अपने आप में अद्भुत हैं। एनवायरमेंट भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, सोशल जस्टिस भी आ गया, डेमोक्रेसी भी आ गई और सर्वोदय का सिद्धांत आ गया। थोड़ा इकोनॉमिक का यहाँ पे और डाल देती, वैसे नीतियों के उसमें तो आ गया है, कल्चरल भी सर्वोदय आ गया है। तो ऐसा जब आप सर्वोदय में तो इकोनॉमिक आ जाएगा ना, सर्वोदय में भी आ जाएगा, नीतियों में भी आ जाएगा। मैं कल्चरल बोल रहा हूँ थोड़ा कि कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको भी थोड़ा डाल दें। खैर कोई बात नहीं, वो आपने लास्ट में वहाँ पे डाला है। तो कोशिश ऐसे ही किया करें आप लोग, संक्षिप्त से संक्षिप्त लिखें। एग्जाम्पल एथिक्स में अपने दें, अपने जीवन के ज्यादा से ज्यादा, है ना। जैसे मान लो आप देवी हो, ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप देवी हो अगर आप यहाँ पे पीरियड के टाइम पीरियड को अगर लिख दें यहाँ पे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना कि ये एक ऐसा वो है ना, सहानुभूति का चरम है। जैसे एक कोई गर्भवती देवी है, उसके बारे में अगर आप लिख दें, जैसे मेरी दीदी मेरी भाभी नहीं है तो भी बना लो वहां पे रिश्तेदार, तो ये जब आप करते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है अरे बाप रे, मतलब ये क्यों। देखो सिंपल सी बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसे एग्जाम्पल तभी तो क्रिएट करेगा ना जब उसने सच में ऐसा किया होगा। मैं उन देवी महारानी का एग्जाम्पल रोज क्यों देता हूं, क्योंकि मैंने फेस किया है सिचुएशन, तो इसलिए मैं उनकी एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को। तो वही चीज है कि आप भी वही चीज करें। एग्जामिनर को बता दे कि बेटा तेरा क्वेश्चन में मैं कैसी हूं, और आप अगर शुरू के जो 10 क्वेश्चन आते हैं सैद्धांतिक वाले 10 से 12, अगर उसमें आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यकीन मानना केस स्टडी वो ऐसे चेक करेगा, फिर ऐसे ऐसे, है ना। जैसे जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल हो उनको एक चीज पता होनी चाहिए, एंशिएंट या कहें पेपर फर्स्ट आपका जो होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने तो शुरू के मैपिंग में 50 में 50 नंबर अगर आप ले आते हैं, मतलब सारे 20 की 20 साइट या 18 साइट 20 में सही हो जाती हैं, तो आपका बाकी पेपर वो हवा में ऐसे चेक करता है फिर, क्योंकि उसको पता है यार जिसको साइट आती है उसको तो हिस्ट्री आती होगी। और आपने सोचो शुरू के 20 साइट में अगर आपने 15 साइट गलत कर दी तो समझ गया इसको हिस्ट्री विस्ट्री नहीं आती है।
मतलब वही होता है ना, पहली बार जब देखा तो मतलब वही बात है, तो वही आप भी किया करें, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ अपने मतलब डालें, उत्तर और अच्छा हो जाएगा। ये किसकी कॉपी है, किसकी है? समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए ये क्यों प्रासंगिक है? ठीक है, सिविल सेवकों के लिए क्यों अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। समानुभूति अनुभवजन्य प्रक्रिया एवं संवेदना है जो वही महसूस कर सकता है जिसने स्वयं संबंधित स्थिति को भोगा हो। हालांकि होता है, हालांकि, ठीक है। कुछ लोगों को यह अनुभव अपने दैनिक जीवन तथा आसपास घटित घटनाओं, न्यूज पत्रिकाओं, फिल्मों तथा पुस्तकों से, देखो जब एक बार तथा लगा दिया करो ना, तो दूसरी बार एवं लगाया करो या वा लगाया करो, क्योंकि बार बार तथा तथा करके आप तथागत कर देते हो भी हो जाती, जिससे वह सामने वाले को देखकर उसकी भावनाओं को समझकर उसे समानुभूति दे सकता है। ये समानुभूति एक सिविल सेवक में होनी चाहिए ताकि वह समाज के हर आयु वर्ग के लोगों की परेशानी, उसकी समस्या को समझकर एक उचित समाधान दे सके। अपनेपन का भाव तथा व्यक्तिगत स्नेह जताते हुए सभी बातों को सुनना तथा समझना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी बातों को अधिकारी के सामने रखने में कोई हिचक ना हो। इससे प्रशासक और प्रशासित के मध्य संबंध अच्छा बनेगा। प्रशासकों में इसकी प्रासंगिकता में कोरोना महामारी के समय भी नजर आई, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बाकी सभी ने सहानुभूति, दया, करुणा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस कोविड के दौरान इन्होंने यानी कि आपने दोबारा इस प्रश्न को नहीं पढ़ा था उत्तर को लिखने के बाद। ये देखो एक बात बता दें आप लोगों को, आप लोग सोचते हो ना जैसे यूनिवर्सिटी में उत्तर लिख दिया, 3 लाइनें ऊपर वाली, 4 लाइनें बगल वाली और गाना बीच में डाल दिया, चेक हो गया। बिल्कुल भी नहीं। आपके मेंस की कॉपी को यकीन मानना, जो भी लोग चेक करने के लिए जाते हैं बहुत ईमानदारी से चेक करते हैं वो कॉपियां, बहुत ईमानदारी से। अगर वो ये देख लिए कि इन्होंने तो समझ गए कि इसने चीजों को रिपीट कर दिया, इसने अपने उत्तर को दोबारा जल्दी में पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो ये भी चीजें चेक हो जाती हैं। लोगों की लगातार मदद की बात, चाहे लोगों को अस्पताल में बेड दिलाने की हो या ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस या फिर दवाइयां पहुंचाने के, हमेशा तत्पर है। कोरोना की घड़ी में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर इन्होंने क्या लिख रहा हो, सिविल सेवकों लिखो ना। लोगों की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। कुछ ऑफिसरों ने वरिष्ठ महिला के साथ अपनी सहानुभूति तथा समानुभूति दिखाते हुए उनके रुके हुए कार्यों को संचालन करवाया, कार्यों को भी संचालित किया। अतः एक प्रशासक में अन्य गुणों नो पहले आप बताओ कि उपयुक्त मतलब सहानुभूति, ठीक है, फिर बताओ इसके अलावा ईमानदारी ऐसे लिखा जाता है। अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ सहानुभूति तथा समानुभूति भी होनी चाहिए लोगों को समझने के लिए, जिससे लोगों नहीं आमजन, 1000 बार बोला कोई भी व्यक्ति लोग नहीं लिखेगा, आम जनमानस लिखना। प्रशासित मध्य स्नेह का बंधन हो जो शासन व्यवस्था को सुचारू ये सु है जो है ना, अब क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। ये वो वाला सु है, वो वाला सु नहीं है, ठीक है। सुचारू ढंग से चलने में मदद करेगी। थोड़ा निष्कर्ष और अच्छा बनाएं, थोड़ा सा और अच्छा, मतलब कैसे बनाएंगे कि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक सिविल सेवक में समानुभूति न केवल उसके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है बल्कि शासन में अगर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अगर ऐसे नहीं, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक सिविल सेवक में समानुभूति का लक्षण होना कितना आवश्यक है। अतः किसी भी सिविल सेवक में समानुभूति के साथ साथ अगर उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को भी समाहित कर दिया जाए तो समानुभूति की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाएगी, या समानुभूति की क्रियात्मकता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाएगी। ऐसे बताना ताकि एग्जामिनर को हिंट जाए कि भाई साहब हमको बुद्धिमत्ता भी पता है, प्रोबेबिलिटी भी पता है, इंटीग्रिटी भी पता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। बाकी जो पॉइंट मैंने बताए उन पॉइंट को यहाँ पे ऐड करें। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जब आपने परिभाषा बताई है इसको शॉर्ट करें, में भी 2 से 3 लाइन में। राइटिंग आपकी अच्छी है लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करें, 2 से 3 लाइन शॉर्ट करने के बाद फिर ये जो ऊट पटांग के वर्ड हैं ये समानुभूति ऐसे नहीं बताना, एक ईमानदारी से
कि भावनाओं को समझकर समानुभूति दे सकता है। ठीक है, आप बताइए कि अर्थात, फिर यहाँ लिखिए अर्थात एक सिविल सेवक में समानुभूति होने से कई सारे फायदे होते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं जो कि निम्नवत हैं। तब पॉइंट बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जैसे मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी आदत है जब मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, अच्छा का मतलब जिस दिन मन होता है अच्छा बनाने का, तो मैं क्या करता हूँ कि मान लो मैंने किसी दिन पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है, जैसे सोचो अभी नहीं, अभी तो मतलब थोड़ा मैं बेवकूफ टाइप का हो गया हूँ, खाना जैसा बना लेता हूँ, लेकिन जब मेरे यहाँ कोई था, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कौन था, ठीक है, जब मेरे यहाँ कोई था तो मैं क्या करता था कि रोटी बनाता था, ठीक, पनीर की सब्जी या कोई भी सब्जी बनाया, ठीक, सलाद बनाया, सलाद में मैं क्या करता था, खीरे को बेहतरीन ढंग से डिजाइन काटता था, ठीक, फिर चुकंदर उसमें काटता था, जो बंद गोभी आती पत्ते वाली उसको बारीक काटता था, और उसको काटने के बाद सलाद की ट्रे में उसको लगाया और डिजाइन करके, मतलब खीरे को चारों तरफ लगा दिया, ठीक है, फिर टमाटर को बीच बीच में हाफ हाफ करके लगा दिया, फिर उसमें बीच में मैंने वो बंद गोभी डाल दी और ऊपर उसके चुकंदर को कद्दूकस से काट के ऊपर डेकोरेट कर दिया। समझ गए? रोटियों में मैंने घी वगैरह लगा दिया और जो सब्जी वगैरह है उसको अच्छी कटोरी में बेहतरीन ढंग से डेकोरेट किया और तब प्रस्तुत किया। खाना वही है, और खाना भी इसको मुंह में ही ठूस ठूस के है, ऐसा नहीं कि डेकोरेट थाली को देखना है। बट होता क्या है कि आपके उत्तर में प्रासंगिकता बढ़ जाती है और एग्जामिनर को एक बेहतरीनपन लगता है। आप ढाबे में वही खाना खाएंगे, आप 5 स्टार में वही खाना खाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है उनके प्रेजेंटेशन का। आप जब बेहतरीन होटल में खाएंगे तो 4 चम्मच आपको मिल जाएंगे, 2 नैपकिन मिल जाएगी, ठीक है, आपको फिंगर टप मिल जाएगा। पहले तो मैं सोचा था जब पहली बार एक अच्छे होटल में खाना खाने गया, अपने पैसे से नहीं, एक सज्जन महोदय ले गए थे मेरे को, लेकिन उस दिन भी मुझे बड़ा एहसास हुआ 1600 रुपये बहुत होते हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक क्या बोलते हैं वो जो होती है भूल गया, दाल मखनी और बस 2-3 चपातियाँ तो 1600 रुपये का बिल बना था, क्योंकि उन्होंने चिकन वगैरह क्या बोलते हैं उसको कीमा वीमा टाइप का ऐसा कुछ मंगा के खाए थे, तो 1600 बिल बन गया। लेकिन वो बाद में लेके आया फिंगर टप, मैंने सोचा ये नींबू डाल के लाया तो इसको खाने के लिए दे रहा होगा। बाद में उस सज्जन जो मेरे सामने थे बोले भाई इसमें हाथ धो अपने, मैंने कहा अच्छा ये भी सर्विस होती है, तो फिर मैंने उसमें हाथ धोए थे। पहली बार पता चला अच्छा नींबू का इस्तेमाल उंगलियां धोने के लिए भी किया जाता है। तो वो चीज आप समझिए, ऐसा ही आपका उत्तर होता है और ये ऐसे ही एग्जामिनर चाहता है। सोचो अगर इस उत्तर में आपने यहाँ पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट दे दिए, ठीक है, फिर आपने पैराग्राफ दे दिया और फिर आपने एक बेहतरीन निष्कर्ष दे दिया, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, अंक दे देगा, वो समझ जाएगा कि ये हर एक सिचुएशन में ढलने का प्रयत्न करता है। इससे ये प्रेजेंट होता है कि आपके उत्तर में जितनी डाइवर्सिटी होगी राइटिंग करने की, दूसरे प्रश्न आपने लिखा उसमें पॉइंट ना डाल के आपने डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। भाई 20 लिखने हैं ना, कुछ मूर्ख टाइप के बच्चे क्या होते हैं 20 में एक ही डायग्राम बनाते हैं, ऐसा नहीं है, 20 में अलग अलग बनाओ और अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो ये काम करोगे तो उत्तर में एक जान आती है, और ये बेसिक चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं बताएगा, ये खुद के मनाभाव की स्थिति होती है कि कहाँ पे हमें क्या करना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवा में इसकी प्रासंगिकता का तर्क सहित विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा किसी व्यक्ति का, आप में से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये देवी इतनी जगह छोड़ के क्यों लिखती हैं, है ना, हो सकता है देवी जिसने लिखा हो आपको पता है क्यों लिखती हो आप, किसका प्रश्न है, आप ये एक इतनी लाइन छोड़ के क्यों लिखती हो आपको पता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, ठीक, यही होता है कि रिस्पेक्ट करना, कि पहला शब्द हमने अपने गुरु को या आपको समर्पित किया, ये मतलब होता है यहाँ पे, एक कदम पीछे हटके, ठीक है। सत्यनिष्ठा किसी व्यक्ति का वह नैतिक मूल्य होता है जिसमें और कुछ बच्चे इतने मान होते हैं वो यहाँ से फिर रिस्पेक्ट देते हैं, बोलते नहीं सर हम 2 कदम के रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा भी नहीं करना है, एक ही होता है वर्ड मैक्सिमम, ठीक है। सत्यनिष्ठा किसी व्यक्ति का वह नैतिक मूल्य होता है जिसमें सर्वस्व समर्पण का भाव किसी भी कार्यों के प्रति अंतर्निहित होता है। ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ होना प्रशासन व राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है,
ऐसी ही हिंदी लैंग्वेज आप में से न्यूज पेपर से नोट करते हैं ना, तो उसी को इनकलेक्ट करते हैं। अब बाकी बच्चों को बता दो भैया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे सोचते हैं मास्टर तो पागल है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर भेज देता है, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बता दो उनको कि भाई सर्वस्व, समर्पण, अंतर्निहित, सत्यनिष्ठ, ये शब्द वो लोग वहां से चुरा लें थोड़े बहुत। आप लोग देखना एथिक्स की सबसे अच्छी जानते हो कहाँ पे आती है, वो जो साइड वाली मैं पतली वाली भेजता हूँ, उसमें शब्द बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। यस सर। दरअसल इसलिए भी एक सिविल सेवक ही सरकार और दरअसल इसलिए भी कि एक सिविल सेवक ही सरकार और आमजन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवकों में इस मूल की प्रासंगिकता अधिक है। इस लाइन को गलत लिख दिया, आप ऐसे लिखते हैं प्रशासन का होना अत्यंत आवश्यक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ होना प्रशासन व राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, कारण कि वह इन सरकार और आमजन के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। अर्थात सिविल सेवाओं में इस मूल की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसे हम अन्य निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। समझ गए? ऐसे इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। फिर आप बताएं, सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके, सामाजिक न्याय की न्याय संगत स्थापना की जा सके। यहां पे ये वर्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठ की बात आ रही है ना। सामाजिक न्याय तो सभी करते हैं, लेकिन न्याय संगत मतलब जिसको जरूरत है, यानी कि मेरिट के आधार पे प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भाई भतीजेवाद को दूर किया जा सके। ठीक है। सूचना क्रांति के युग में मीडिया व जनसाधारण के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके। सूचना क्रांति के युग में मीडिया व जनसाधारण के प्रति उत्तरदायित्व को स्थापित किया जा सके। कर्तव्यनिष्ठ रहकर आम जनमानस का नीचे विश्वास प्राप्त कर सके। कर्तव्यनिष्ठ रहकर आम जनमानस का विश्वास प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे लिखेगा कि अपने कर्तव्यों के माध्यम से आम जन को यह विश्वास दिला सके कि वो नीति सम्मत होकर ही कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा नहीं, उपरोक्त नीतियों उपरोक्त बातों के अलावा या उपरोक्त बिंदुओं के अलावा, ठीक है, सरकार के द्वारा स्थापित नीतियों का नीतिगत तरीके से जन जन तक पहुंचाना और सरकार की बातों को सकारात्मक रूप में आम जन के हित में बताना, जो कहीं ना कहीं एक सत्यनिष्ठ ऑफिसर्स के लिए, सत्यनिष्ठ सिविल सेवक के लिए आरंभिक शर्त बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, तब आप उदाहरण बताइए, है ना। सत्यनिष्ठा के बारे में क्या लिखा है? हाथरस सत्यनिष्ठा अनुकरणीय भाव परिलक्षित होता है, जिससे हाथरस कांड में सरकार व मीडिया के दबाव के बावजूद भी, यहाँ पे सत्यनिष्ठता का उदाहरण नहीं है हाथरस का कांड, इसको थोड़ा और वो छानिए। कारण क्यों? सत्यनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि बुरी सी बुरी सिचुएशन में, ठीक है, वो अपने एथिक्स को डगमगाने नहीं देगा। यहां पे ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, आप कह सकते हो, या यहां पे व्यक्ति जो है वो अकाउंटेबिलिटी या कहें सरकार की कमिटमेंट को शो कर रहा है। सरकार ने उनसे कहा कि तुम्हें चुप रहना है, अर्थात सत्यनिष्ठ पूरी तरह से नहीं है यहाँ पे व्यक्ति। क्या उनको नहीं पता था प्रेम प्रकाश मीना साहब को कि ये दिक्कत वहां पे हुई है? पता था ना, लेकिन सरकार के मुलाजिम हैं इसलिए वो बंधे हुए थे। तो यहाँ सत्यनिष्ठा को आप मत बताइए, यहाँ पे आप अपने जीवन का एग्जाम्पल दीजिए, या आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दीजिए, या आप अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दीजिए। समझ गए? और ये जो एग्जाम्पल है ना, अटल बिहारी वाजपेयी या एपीजे अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी या भगत सिंह, यही तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए होंगे भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर भी थे तो भी सत्यनिष्ठ थे कि जो नीति नियम है वो सही है सब। समझ गए? तो ऐसे बताइए, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भी कई सारे लोग थे जिनका सब कुछ लुट गया, फिर भी वो डोनेशन कर रहे, दान कर रहे, मतलब उनके अंदर समर्पण का भाव वो गया नहीं। किसी ने अपनी ऑटो को ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, है ना। तो ऐसे इसको थोड़ा बताइए, तो थोड़ा, क्योंकि कई बार हमारा उदाहरण भी गलत हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा उत्तर ही खत्म कर देता है। जैसे आपका ये उदाहरण आपकी एक निगेटिव इंप्रेशन डाल देगा एग्जामिनर पे कि अरे इन देवी को हाथरस कांड में कैसे दिख गया,
जबकि दबाव है, जबकि सत्यनिष्ठ क्या कहता है कि बिना कोई दबाव भी होगा तब भी वो सत्यनिष्ठ रहेगा। सत्यनिष्ठता का मतलब चाटुकारिता नहीं है ना। सर हमको लगा ना कि इसमें वही है कि इसमें मीडिया और एक साइड गवर्नमेंट का दबाव था, तो लेकिन वो फिर भी अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग नहीं, है। कहाँ अडिग रहे, वो अडिग होते तो उन जो क्षत्रिय वंश के लोग थे उनको अंदर ना करवा देते बच्चों को। बच्चे मैं क्यों कह रहा हूँ, उन दुष्ट आत्माओं को, है ना। तो वही चीज है। परंतु अभी भी सिविल सेवकों के कई ऐसे उदाहरण खबरों में आते रहते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उनमें सत्यनिष्ठा का अभाव है। एक लड़का जब अपनी माँ का दवाई लेने घर से बाहर मेडिकल दुकान पर आता तो वहाँ के अधिकारियों द्वारा उसका स्मार्टफोन, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट गाली दिया करो यहाँ पे डायरेक्ट गाली दिया करो कि सिविल सेवकों में कई बार सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा के भाव का ह्रास भी देखने को मिलता है। जैसे हालिया कोविड-19 के प्रक्रम में, है ना, बता दो, एक सिविल वहां के जिला अधिकारी के द्वारा सामान्य व्यक्ति का मोबाइल तोड़ा गया, साथ ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जबकि वो व्यक्ति मेडिकल की दुकान में दवा लेने के लिए जा रहा था। ऐसे बता सकते हो आप। और जबकि वहीं पे अन्य लोगों को, और ये भी बताओ कि वहीं पे अन्य लोगों को जाने की परमिशन दी जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव था। या नियुक्तियों में कई बार आप बता सकती हो कि कई बार ये लोग नियुक्ति करते हैं तो अपना देखा होगा, कई बार किसी के यहाँ कोई कलेक्टर बन जाता है ना, तो उसके मोहल्ले के आसपास के सभी ना सभी किसी ना किसी चपरासी के पद पे भी चले जाते हैं। तो वो क्या है, नेपोटिज्म है, उसको दूर करने का काम करना चाहिए। कर्मयोगी मिशन चलाया जा रहा है, साथ ही ऐसे अधिकारी जिन्होंने समाज व देश के लिए बेहतर कार्य किए हैं, व्यक्तिगत हित न सोचकर सार्वजनिक हित को, उन्हें भारत सरकार द्वारा 21 अप्रैल को, हाँ 21 अप्रैल मत लिखा करो, यहाँ पे लिखा करो सिविल सेवा दिवस या 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या होता है, सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। अच्छा, सरदार पटेल। इस प्रकार सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा का अहम योगदान, अतः जरूरत है प्रत्येक सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ होने की, जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। यहाँ पे आपका लोकल गांव याद आ जाता है। साथ ही सबका साथ सबका विश्वास की अवधारणा के साथ साथ लोक कल्याणकारी। अब देखो ये चीज हर जगह मत यूज करो, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन लिखना है। सोचोगे 20 में यही सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो एग्जामिनर पागल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर जगह पे अलग अलग चीजें उपयोग करना है। क्लियर? चलिए आप समझ गए कि हाँ कैसे किन पॉइंट को ऐड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका क्वेश्चन है आप में? समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए ये क्यों प्रासंगिक है? अपने उत्तर को उत्तर के उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। दूसरों द्वारा महसूस की जा रही भावनाओं को पहचानने की क्षमता देवी ही समानुभूति है, अर्थात एक ऐसी क्षमता है जिसके जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के सोच, विचार, भाव और स्थिति को पहचाना जाता है। वर्तमान में सिविल सेवकों के लिए सहानुभूति होनी आवश्यक बनी हुई है। जैसे प्रशासक को जनता के हित की भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसे उनकी जरूरतों का पता चले। अर्थात ये कहाँ गया, कोई भी लोक सेवक, देखो जब सिविल सेवक यहाँ डालते हो तो यहाँ पे भी सिविल सेवक रखो, लोक सेवक मत किया करो, टोन बदल जाएगी एग्जामिनर की फिर कि ये बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकता। सिविल सेवकों को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है प्रासंगिक, मतलब करना चाहिए नहीं पूछा है, मतलब क्या है प्रासंगिकता, वैसे आपको बताना है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कोविड-19 के दौरान सिविल सेवकों का अहम भूमिका निभाना, जैसे भीलवाड़ा में प्रशासन की ठोस रणनीति और कड़े फैसले ने जिस प्रकार कोरोना, नहीं देखो समझो, आपसे क्वेश्चन है समानुभूति। पहले आप यहाँ पे पॉइंट बताओ, 1 2 3 4 5 पॉइंट, कौन कौन सी चीज प्रासंगिकता है, फिर आप उदाहरण बताओ, ठीक है। मादी काबिले तारीफ थी तथा हाल ही में उत्तराखंड में फंसे लोगों को भारतीय आर्मी ने जिस तरकीब तो एक ही होगी ना, हेलीकॉप्टर में बैठा के निकालेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि सबको रस्सी में बांधने का बोलेंगे उड़ो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तरकीब का मतलब यही हुआ, भैया एकता है, वो बताता है कि भैया एकता या मैया एकता में बड़ा बल है, ये क्या मतलब है?
भारतीय आर्मी ने जिस तरीके से निकालने में कामयाब है वो बताता है कि भैया एकता में बड़ा बल है। सर भाईचारा होगा। अच्छा भाईचारा, तो चारा तो आया यहाँ पे अभी। अतः सिविल सेवकों, आपकी कॉपी है, जिस तरह से मानव कल्याण काम कर रहे हैं इसी तरह यदि प्रत्येक सिविल सेवकों द्वारा जन सेवा मानव कल्याण कार्य किया जाए तो अपना सहानुभूति के माध्यम से मानव में हृदय में अच्छी छवि बना सके। बहुत जलम सतत विकास लक्ष्य, नहीं देवी ऐसे नहीं लिखना है। पूर्व के क्वेश्चन पढ़िए जैसा बच्चों ने लिखा है, ठीक है, कि समानुभूति का सामान्य सा मतलब बताओ, सिविल सेवा में क्यों प्रासंगिक है उसके 5 पॉइंट बताओ, ठीक है, फिर अपने जीवन का एग्जाम्पल दो। किसी बच्चे ने अभी तक मैंने देख रहा हूं प्रीलिम्स का एग्जाम्पल नहीं दिया है, ना ही और एग्जाम्पल दिए, जबकि मैंने सारे एग्जाम्पल बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना। आप लोगों ने लास्ट वाले एग्जाम्पल, और मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि आप सबके सब ना एग्जाम्पल में इम्पैथी, सिंपैथी, अल्ट्रुइज्म, कंपेशन, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, है ना, और ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस इसमें मिक्स कर डाले हो, जो मर्जी आ रही सो चपका दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। हर एक एग्जाम्पल का अलग महत्व था, और जो मैंने एग्जाम्पल बताए भी थे, अगर सिमिलर एग्जाम्पल आए भी थे तो उनका मकसद अलग अलग हो जाता था हर बार, ठीक है। तो उस चीज को समझते हुए एग्जाम्पल दो, आप कहना क्या चाह रहे हो। चलिए, जैसे मैंने टॉलरेंस के रूप में मुझे जहां तक याद है ज्यादातर एक्सप्लेन किया है आपके कहते हैं कलेक्टर साहब को हाथरस वाले उसमें, तो वही चीजें हैं। ये देखिए ये कब से क्वेश्चन आ गया, ये बहुत पुराना है, मुझे लगता है दोबारा इन्होंने लिख के भेजा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन से क्या समझते हैं, भारत में EIA से जुड़ी चुनौतियां और महत्व क्या है। ये तो मैंने पहले चेक कर दिया है, 21 तारीख का क्वेश्चन है। चलो, किसी भी प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों के मूल्यांकन और पहचान हेतु किया जाने वाला अध्ययन है। EIA मंजूरी प्राप्त करने 4 चरणों का प्रावधान करती है जिन्हें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा, अरे ये सब नहीं लिखना है देवी, मैंने तो आपको बताया, लगता है आपने क्वेश्चन सुना नहीं है। अगर आपने दोबारा भी लिखा है तो आपने क्वेश्चन इसको सुना नहीं है। आप सामान्यता बताओ कि पर्यावरण आकलन से क्या समझते हैं, फिर जुड़ी हुई चुनौतियां, महत्व, तो आप ये बताएं कि महत्व क्या है, फिर बताएं इससे संबंधित चुनौतियां क्या, इनको दूर करने के सरकार ने क्या उपाय किए, तब वहां पे पर्यावरण मंजूरी अधिनियम डालें, ठीक है। फिर आप 2-3 चीजें और बताएं, फिर अपने सुझाव देके इस उत्तर को समाप्त करें। ऐसा आपने अभी तो पूरा का पूरा यही एक्सप्लेन कर दिया, और इसको पॉइंट में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, पॉइंट में बताएं जैसा कि मैंने वहां पे बताया, वरना आप ये तथ्य तो सारे भूल जाएंगे। इस रिपोर्ट में क्या क्या गया, क्या नहीं कहा गया, इन चीजों से बचें थोड़ा, ठीक है। इनको पॉइंट बताएं, जैसे ये पॉइंट आपने अच्छे दिए हैं, किसी परियोजना में साथ साथ खारिज भी कर सकते हैं, परियोजना को प्रभावित करने वाले कारकों में सहायक हैं, एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में। इसको सही से लिखे आप लोगों ने, सही से इसको आपने नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे लिखे हो ना, यह है कि EIA का सामान्यता अति सरल प्रक्रिया प्रतीत होती है परंतु कई संरचनात्मक, अब ये जैसे चुनौतियां आपने बताया तो इसको सही से बताओ एक एक पॉइंट में। एग्जामिनर को देखो पॉइंट पढ़ने में मजा आता है, पॉइंट और पैराग्राफ का मिक्सअप रखें अपने उत्तर में, ठीक है। उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय, अब जैसे इसमें सुझाव आपको देना था, स्पष्टता की कमी है, यहां सुझाव देती कि हाँ क्या क्या सुझाव और दिए जा सकते हैं, फिर आप बताइए कि इसकी क्या प्रासंगिकता। निष्कर्ष इतना बड़ा कभी नहीं आता जितना बड़ा आपने बताया, निष्कर्ष 3 से 4 लाइन मैक्सिमम, तो इस चीज को सुधारें पहले। दूसरे का प्रश्न देखें, पढ़ें, आपको अपना उत्तर समझ में आ जाएगा क्या कमियां हैं यहाँ पे, उन पॉइंट्स को ऐड करें। क्वेश्चन ये वाला, समानुभूति, समानुभूति से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक है, अपने उत्तर को तर्क के उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। फोटोज थोड़ा सही से क्लिक किया करो आप लोग, फ्लैश ऑन करके किया करो, फ्लैश ही तो उसको बोलते हैं लाइट को, हाँ फ्लैश ही ऑन करके किया करो, मतलब फ्लैश और फ्लश में मैं कंफ्यूज रहता हूँ ना, अंग्रेजी कहाँ आती है हमको। चलो देखते हैं क्या है। समानुभूति वह योग्यता या क्षमता जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, मात्रा देवी यहाँ से लगाओ, व्यक्ति, प्राणी, प्राणी ऐसे नहीं होता, काल्पनिक चरित्र की मना स्थिति को ठीक से समझ पाता है, और यह भी संभव है कि समझने के बाद उनके प्रति भावना महसूस भी करे, उनकी मदद करने की इच्छा
भी रखे दोनों स्थितियां। ऐसी कैसे आप लोग परिभाषा लिख रहे हो भाई? मैंने तो परिभाषा आपको दी है नोट्स में, सिंपल सी। सिविल सेवा के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। एक प्रशासक के अंदर समानुभूति का उत्थान अत्यावश्यक होता है, क्योंकि कोई भी लोकप्रिय लोक सेवक मानवीय मूल्यों की पहचान किए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो सकता। जनता की समस्याओं को ठीक उसी तरह महसूस किया जा सके जिससे वो गुजर रहे हैं, इसके लिए भी इसकी उपस्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सिविल सेवक को सहानुभूति पूर्वक राष्ट्र निर्माण में से, वाह, एक ही चीज आपने लिखा है, और तो बताओ इसमें डिटेल में। उदाहरण के निष्ठा ईमानदारी परख होकर अपनी सेवाओं को क्रियान्वयन करता है तो काफी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश ऐसे प्रशासकों द्वारा राजनीतिक पार्टी, अरे सहानुभूति बताना देवी, आप तो सब मिक्स कर दे रही हो यहाँ पे। कार्य करने से रोकने का प्रयास किया जाता है, अंततः यह तो ऐसे परिस्थिति में स्थानांतरण कर दिया जाता है, अतः वे ठीक जनता हित में स्वयं नीति निर्धारण कार्य न कर किसी अन्य के अधीन रहकर कार्य करे या फिर निलंबित कर दिया जाता है। इनकी परिस्थिति के अनुभव महसूस, ये आप मिक्स कर डाली, सब कुछ मिक्स कर दी, ऐसे नहीं करना है इसको। समानुभूति का बताना है। समानुभूति पे मैंने तो एक एक क्लास ली है, बड़े मतलब सोचो कितने ढंग से मैंने बताया। कोई भी आप एक एग्जांपल डाल दो, और सबसे बड़ी बात है आपको कोई एग्जांपल नहीं आता, आप अपना यूपीएससी वाला डालो, सब लोग नहीं आता उसी को डालो, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़िए पहले, प्रीवियस जो भी अभी मैंने आंसर चेक करे उनको पढ़ें, समझ जाएंगे कि हाँ कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। या तो क्लास नहीं सुना है तो क्लास आप लोग जरूर सुने। देखो क्लास बिना सुन के अगर उत्तर लिखोगे गारंटी उत्तर नहीं लिख पाओगे। भारतीय सिविल सेवाओं के उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने से दूर करने के प्रभावी उपाय सुझाएं। वर्तमान समय में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। एक प्रशासक और जनता के मध्य बेहतर संवाद शैली के लिए उपयोगी है, जो कि वहीं आम जनमानस के प्रति दया, करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ाकर नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने में सहायक। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सेवा प्रदाता की भूमिका में राज्य का योगदान और सामाजिक न्याय जैसी बातों को बल दिया जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में और भी आवश्यक हो जाता है कि प्रशासक उच्च नैतिक मूल्यों के उत्थान से परिपूर्ण हो। ये कहीं से कॉपी किया है क्या? अगर नहीं किया तो अच्छी बात है, क्योंकि शब्द अच्छे गुथे हैं। अगर कॉपी किया है तो बुरी बात है। समानता, न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्यों को प्रशासन का मूल आधार माना गया। लोक प्रशासन का दायित्व केवल तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय लेने नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का संरक्षण का समावेशन करना भी। पक्का एक कॉपी है कहीं से। किंतु एक लोक सेवक में उपयुक्त मूल्य की उपस्थिति न होने से ये उत्तर कॉपी है, मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरी फीलिंग बता देती है। अगर आपने कॉपी किया है तो बहुत गलत बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पुट कहीं पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। उदासीनता के और शब्द जो हैं बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, जिससे प्रशासन कल्याणकारी राज्य ना होकर अवरोध बन गया है। साथ ही सुशासन के लक्ष्य को भी बाधित करने में अवरोध की भूमिका उपस्थिति है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण के साथ लोक प्रशासन में विशिष्ट परिवर्तनों की आवश्यकता है। स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं अब इस क्या चेक करें जब कहीं से कॉपी की हो। थोड़ा अपनी तरफ से लिखो, समय लगेगा मान सकते हैं, लेकिन लिखो अपनी तरह से। इस प्रकार एक लोक सेवक के लिए उच्च नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारी का आंतरिक भाव विकसित करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों के भाव को प्रोत्साहित करने, सर्वाधिक लोगों के हितों को केंद्रित कर अपनी नीतियों का निर्धारण करने, शासन के नैतिक दायित्वों को पूरा करने में, अड़चनों को दूर करने में सहायक, सहायक ऐसे नहीं लिखा जाता है, सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि आपका जो निष्कर्ष है, भाषा है ना, बहुत गुथी हुई है। और सबसे बड़ी बात है सब कुछ आ गया है, सिटीजन चार्टर भी आ गया, जबकि मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं था क्लास में। उदारीकरण, भूमंडलीकरण आ गया, भ्रष्टाचार निरोधक संस्था आ गई। ये क्लिष्ट हिंदी है जो कि नॉर्मल सामान्यता नहीं मिलती कहीं पे भी, ठीक है। तो इन चीजों से थोड़ा बचें। और दूसरी बात क्या है कि जो नैतिक मूल्य उच्चतम, वो करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठता नहीं है। मैंने क्या बताया था? इंटीग्रिटी बताया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था? प्रोबिटी बताया था। मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्टिविटी बताया था। मैंने क्या बताया था आपका कि एप्टीट्यूड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको यहाँ पे डालने चाहिए थे, मेंशन करने चाहिए थे, वो इसमें एब्सेंट है। टॉलरेंस,
आपको डालना चाहिए था, आपको यहाँ पे मतलब अल्ट्रुइज्म डालना चाहिए था। तो वो नैतिक मूल्य नहीं। तो इससे 2-3 बातें तो स्पष्ट हो गई कि या तो आपने मेरी क्लास सुनकर इसको नहीं लिखा है या तो आपने इसको कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा है। खैर जो भी हो वो तो आप ही जानती होंगी, कोई बात नहीं, होता है जल्दी लिखने का एक वो होता है ना। देखो मैं दोनों तरीके से समझ जाता हूँ आप लोग कहाँ से क्या क्या कॉपी कर रहे हो, और मेरे सामने फिर अच्छा नहीं लगता ना। धोखा क्यों देते हो अपने आप को? धोखा दोगे? धोखा नहीं देना है, सीखना है अभी हमें सबको। भारतीय सिविल सेवाओं में उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, इसे दूर करने के प्रभावी उपाय सुझाएं। भारतीय प्रशासन में सिविल सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में यही वह संस्था है जिसके माध्यम से नीतिगत निर्णयों कार्यों को संपादित किया जाता है, साथ ही सरकारी उद्देश्यों और लक्ष्यों को वास्तविक रूप प्रदान किया जा सकता है। जाहिर सी बात है उपयुक्त कार्यों को सरकार से आमजन तक संपन्न करने के लिए सिविल सेवकों को अनेक नैतिक दुविधाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे बनाए रखने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, नीतियों को जब किसी धर्म समुदाय जाति विशेष के पक्ष में रखकर बनाया गया हो। नंबर 2, सरकार व मीडिया का दबाव। नंबर 3, आम जनमानस का कभी कभी नीतियों को लेकर आक्रामक रवैया। आम जनमानस का कभी कभी सरकारी नीतियों को लेकर आक्रामक रवैया, ये लाइन लिखिए। कभी कभी कुछ सिविल सेवकों का व्यक्तिगत हित की ओर रुख हो जाना। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ऐसे बताइए। व्यक्तिगत व सार्वजनिक लाभों के मध्य टकराव की स्थिति। कई बार अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों के मध्य टकराव, या आप लिख सकते हो मना स्थिति में टकराव, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय व सार्वजनिक हितों के मध्य द्वंद्व आदि सिविल सेवकों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में बाधक का कार्य करते हैं। समाज भी बता दीजिए, ठीक है। हालांकि सरकार इससे निपटने हेतु कई कदम उठाएं, जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, नोलन समिति, कर्मयोगी मिशन आदि। इसके माध्यम नहीं, हालांकि सरकार ने उपयुक्त समस्याओं से निपटने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिसके संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, नोलन समिति की रिपोर्ट एवं मिशन कर्मयोगी जैसे मिशन ने इन प्रवृत्तियों से लड़ने में सहायक की भूमिका निभाई, ठीक है, या इन बुराइयों को दूर करने में सहायक की भूमिका निभाई। फिर आपने लिखा है जिसके माध्यम से सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा, समानुभूति, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी मनोवृत्ति आदि नैतिक मूल्यों को पोषित किया जा सका। हालांकि अभी भी इन मूल्यों को धरातली स्तर पर पूर्णतः उतारने में कई सारी समस्याएं देखी जाती हैं। अतः जरूरत है इन मूल्यों के सही से इम्प्लीमेंटेशन या सही से इनके क्रियान्वयन करने से, ताकि एक सिविल सेवक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने नैतिक मूल्यों से विमुख ना हो सके, साथ ही अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए प्रशासन में आम जनमानस की भागीदारी को श्योर कर सके या सुशासन को स्थापित कर सके। ऐसे लिखना है लास्ट लाइन, ठीक है। इसके अलावा उपाय किए जाने थे। प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण समाज व सामाजिक समस्याओं से निपटने हेतु क्षेत्र प्रशिक्षण देने चाहिए, ताकि निष्पक्ष। अब ये जैसे आपने लिखा ना, तो एक काम करती हैं आप, ठीक है, ये यहाँ से हटा देती हैं, ये इसके माध्यम से ये वाली लाइन अभी हटा दो। फिर जैसे ये कर दिया, कर्मयोगी मिशन यहाँ तक कर दिया, कर्मयोगी मिशन के बाद फिर इसको डाल दो, ठीक। और जब इसको डाल दो फिर आप ये वाली लाइन चिपकाओ, ठीक है, क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगी ना। इतने सब के बाद व्यक्ति में सत्यनिष्ठा आती है, लेकिन आने के बाद भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं रहता, वो निष्कर्ष में बता दो। समझ गए? मतलब सिंपल सा आपने इसमें जानते हो क्या खेल खेल दिया फिर, कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। समझ गए? तो उस हिसाब से उत्तर आप देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि समाज में अंतिम जन को भी न्याय व अधिकार मिल सके। वहीं दूसरी सेवा के दौरान नैतिक संहिता कार्य पद्धति के महत्व को समझाकर सिविल सोसाइटी की सक्रियता को बढ़ाकर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाकर आदि उपयुक्त तमाम प्रकार के, तमाम वर्ड मत यूज करना, उपयुक्त कई प्रकार के उपयुक्त उपायों को अमल में लाकर भारतीय सिविल सेवकों को कर्तव्यनिष्ठ। अब देखो कर्तव्यनिष्ठ ये वर्ड रिपीट हुआ है ना, तो इसलिए रिपीट मत करो इसे। कर्तव्यनिष्ठा के साथ साथ प्रतिबद्ध बनाया जा सके, समाज के साथ साथ राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित कर मानवीय मूल्यों को। कर्तव्यनिष्ठ रिपीट नहीं हुआ है। उपयुक्त तमाम प्रकार के, यहाँ पे आपने एक वर्ड उपयोग किया है ना, मनोवृत्ति, समानुभूति,
सार्वजनिक नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में सरकार, मीडिया, अच्छा मैंने यहाँ पे बताया था शायद कर्तव्यनिष्ठ का आस्तिक रूप से संपादित किया जा सके। ठीक है, अगर नहीं रिपीट हुआ तो आप लिख लीजिए। उपयुक्त उपायों को अमल में लाकर भारतीय सिविल सेवकों को न केवल कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है बल्कि उसके प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिपादित करके सुशासन की धारणा को भी सुनिश्चितता प्रदान की जा सकती है, जिससे न केवल मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी बल्कि समाज में समरसता रूपी विकास की धारा भी प्रवाहित होगी। समझ गए? ऐसे आप लिख सकते हैं अपना निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? आप में से किसी का है? कितने बच्चे हैं? बाकी बच्चे चले गए क्या? 9 बच्चे हैं। अच्छा, यानी कि 9 में किसी का नहीं है। चलिए, समानुभूति, अरे भाई कहाँ गया पेन, तो अंधेरे में चल रहा है। समानुभूति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान सिविल सेवकों के लिए क्यों प्रासंगिक? अपने उत्तर को तर्क एवं उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करें। सिविल सेवक भारतीय सेवा में अग्रणी हैं और इस सेवा का भविष्य उनके द्वारा रखी गई नींव और परंपराओं, उनके चरित्र और उनकी सेवा की भावना पर निर्भर करेगा। सरदार पटेल, ऐसा कोट नहीं डालना है आपको, कभी भी नहीं डालना है। प्रश्न के शुरुआत में जो पूछा है डायरेक्ट उस पर हिट करो ना। पहले समानुभूति का आशय है कि हम अपने अंदर के दुख संवेदना को से दूसरों से अंतर समानुभूति का आशय है हम अपने अंदर के दुख संवेदना से दूसरों से अंतर्मन से जुड़ जाएं और उनके दुख को निवारण की हर संभव प्रयत्न करें। ये लैंग्वेज टोन में थोड़ा डिफरेंस है, इसको क्रम में लगाइए। जैसे समानुभूति का आशय है कि दूसरों की दुख संवेदना का निराकरण करने के लिए अपने अनुभव की संवेदना का प्रयोग करें तथा उनके अंतर्मन से जुड़कर उनका समाधान प्रस्तुत करें। ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं जटिल परिभाषा, लेकिन मैं यही कहूँगा सिंपल लिखा करो हमेशा कि दूसरों के मनोभावों को अपने स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी समस्या का समाधान करना समानुभूति कहलाता है। ठीक है, वर्तमान समय में सिविल सेवकों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि तर्क। नंबर 1, अब जब नंबर 1 लिखते हो तो ये एरो पेरो का लगाते हो। इनके माध्यम से ही सरकार अपनी सभी नीतियों योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती है। ये लोगों के दुखों, उनकी पीड़ा को बहुत ही निकट से देखते हैं, महसूस करते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के तो नहीं देखते हैं। तथा समानुभूति गुण होने से वे जल्द ही उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेंगे। समुदायों का सशक्तिकरण, कानूनों का सही तरीके से लागू कराना, हालांकि ये कठिन जिम्मेदारी हो सकती है। अच्छा जी, भारतीय सिविल सेवाओं में राजनीति, भ्रष्टाचार, सुस्ती और सत्ता की भूख के व्यापक प्रसार है। ओहो, अच्छी खबर ये है कि पहले तो मेरे को गुस्सा दिलाया कि कठिन जिम्मेदारी है, फिर बोल रही हो कि अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि शासन में एक सकारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे लगातार हो रहा है और कई ऐसे अधिकारी हैं जो लाल फीताशाही से दबने को तैयार नहीं है और जो बेहतर के लिए देश को बदलने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए एक IPS रेमा राजेश्वरी हैं कोई, जिन्होंने जर्जर गांव की स्कूल भवन का जीर्णोद्धार होता है, ठीक है, जीर्णोद्धार किया, जिसके फलस्वरूप स्कूली बच्चे को शौचालय और पीने का साफ पानी मिलने लगा। लगभग 1200 बाल बंधुओं को उनके बाल बधू होगा फिर, है ना, को उनके विवाह मंडपों से मुक्त कर, मतलब वो लोग बैठी थी मंडप पे, कराया गया। दुर्व्यवहार के शिकार सैकड़ों पीड़ितों को बोलने का अधिकार दिया गया। IPS अधिकारी रेमा राजेश्वरी ने अपने 1 दशक लंबे पुलिस कैरियर के दौरान कई ऐसी योजनाओं, अभियानों का सफल नेतृत्व किया। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि IPS अधिकारी बच्चों, बाल बंधुओं के कष्ट को समझा, महसूस किया, अर्थात समानुभूति होने के कारण ही इसे दूर करने के लिए सफल नेतृत्व दिया। चेक मत करिए अपने हाथ से, ऐसे नहीं लिखना है इस उत्तर को। आपने क्या किया ना, अपने पूरे उत्तर में सिर्फ रेमा राजेश्वरी जी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया। अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना है, अपनी सहानुभूति को दुनिया को दिखाना है। एग्जाम्पल 1-2 ले लेने हैं, लेकिन अपने को बताना है।
रेमा राजेश्वरी जी को पूरा समाज, पूरा देश, आप जैसे सामान्य मानवीय प्रवृत्ति के लोग भी जानते हैं, लेकिन एक सिविल सेवक के बारे में जानने के लिए जो यूपीएससी में अप्लाई कर रहा है, उसके जानने के लिए एग्जाम्पल की बात की गई। तो उसका मतलब आपका व्यक्तित्व। तो आप अपने व्यक्तित्व को दर्शाएं कि मैं कब कब समानुभूति से प्रेरित हुई, मैंने कब कब समानुभूति को अपनी जिंदगी में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, ये बताएं। अपने परिवार, आप लोग उस समय सोचते होंगे जब मैं क्लास करा रहा हूँगा कि मास्टर तो पगला गया है, इसी का परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है और यही दुनिया का सबसे सज्जन इंसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इसलिए दर्शाया था ताकि आप भी जब समानुभूति का टॉपिक लिखेंगे तो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि प्रासंगिकता के सारे डायमेंशन को कवर करें। यूपीएससी कहती है कि आप हमको कोड करके मत देना बेटा, नहीं तो पटक पटक के मारेंगे। यूपीएससी का सख्त हिदायत है कि आप जो उत्तर लिखे ना उसमें मुझे कोड करके मत देना कि समुदायों को सशक्तिकरण, कैसे सशक्तिकरण ये बताना। मतलब यूपीएससी कहती है मुझे हर चीज इन कोड में दो, मुझे कोड करके मत देना। तो वही बात है। दूसरी चीज क्या है कि इतनी स्पेस ऐसे नहीं बर्बाद करनी है। मतलब आप लोगों ने भी कॉपी देखी नहीं ना, ओरिजिनल देख लोगे तो फिर ये जो आगे का ये जो पन्ना चला जाता है ना आपका, ये नहीं जा पाएगा, यहीं सिकुड़ जाएगा पूरी तरह से। तो ये काम करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर को समझना है। क्लास आप हमारी एक बार देखें, करें। उम्मीद है कि आपने ना तो मेरी क्लास देखी होगी तो उसको दिल से नहीं लिया होगा, उसकी जो नोट्स मैंने भेजे थे उस नोट्स की परिभाषा को आपने नहीं लिखा होगा, तो वो करें। उत्तर तब आपका और बेहतरीन बनता है ना। आपने कहीं से भी एथिक्स पढ़ी हो, कहीं से भी क्लास की हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने कहीं से एथिक्स पढ़ी है और इस क्वेश्चन को उस पढ़ाने वाले से चेक करवाया है और उसने इस क्वेश्चन को अगर राइट कर दिया है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो आपकी भावना का सम्मान करना चाहता है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके आंसर को चेक करने के लिए। लेकिन ये उत्तर गलत है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको एक सिविल सर्वेंट के हिसाब से। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे किन्हीं दो गुणों को बताइए जिन्हें आप एक सिविल लोक सेवक के लिए काफी महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर को तर्क के उदाहरण से प्रमाणित करें। ये जानते हो, ये जब आती है ना स्थिति, इसमें एक सामान्य बच्चे की ऐसी तैसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे पास उस समय 10 से 15 गुण होते हैं और हम सोचते हैं यार 10 से 15 गुण में कौन से गुण छांटे ताकि एग्जामिनर को मिठास आ जाए। तो मैं एक ही चीज की सलाह दूंगा, जब भी ऐसे गुणों की बात की जाए, ठीक है, तो आप उस गुण को ढूंढना जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य, किसी भी प्रशासन, किसी भी क्षेत्र कहीं पे भी इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी हो। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी के बारे में क्या कहा जाता है कि हर एक बेईमान इंसान को एक ईमानदार इंसान की जरूरत होती है। तो ईमानदार एक सार्वभौमिक गुण है। तालिबान भी चाहता है कि यार कोई एक ईमानदार व्यक्ति मिले जिसको हम शासन की सत्ता की बागडोर दे दें। भारत सरकार भी चाहती है कि कोई एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है जिसको चोर वाला पैसा दे सकें। हर एक व्यक्ति ईमानदार चाहता है। तो एक ईमानदारी जैसे अपने आप में एक बेहतरीन गुण हो गया, ठीक है। दूसरा गुण कौन हो गया सिविल सर्वेंट के हिसाब से? सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठा बहुत जरूरी चीज है। अब यहां पे अगर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है तो आप अच्छा प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप फिर यह भी बता देना कि केवल और केवल इन दो गुणों से काम नहीं चलेगा। वर्तमान बदलते परिदृश्य में हमारे अंदर अन्य गुणों का भी समावेशन होना आवश्यक है। फिर उसको बता दें, क्योंकि उसने दो पूछा, तो दो को जब एक्सप्लेन करना हो तो सत्यनिष्ठा और ज्यादातर ईमानदारी को ही डालें, ज्यादातर, क्योंकि ये दो सार्वभौमिक हो जाते हैं, ठीक है। सहिष्णुता तो हो सकता है ना? हाँ, सहिष्णुता हो सकता है, लेकिन देवी बात यह ना कि अब सहिष्णुता आप कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। जैसे भारत में सहिष्णुता हो गया, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में सहिष्णु थोड़ा ना हो पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक क्या जीती, मतलब पूरा का पूरा वो हिंदू और मुस्लिम, मतलब एक चीज मैंने आज देखा, मतलब बुरा माने कोई धर्म या ना माने, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज मैंने देखी, इंडिया टीम जब जीतती है, ठीक है,
तो धार्मिकता मतलब इम्पोज नहीं की जाती है और ना दिखाई जाती, ना शो ऑफ की जाती है। क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से रखा जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है तो वो धार्मिकता को इम्पोज कराने की बात आती है कि देखो हम नमाज पढ़ रहे ग्राउंड में। सिंपल है कि आप पढ़ो लेकिन शो ऑफ मत करो। वहां का प्लेयर बोल रहा है कि ये हिंदुओं के खिलाफ मतलब मुसलमानों का ये है, या वो कह रहा है कि देखो हिंदुओं के बीच में खड़े होकर हमने नमाज पढ़ा। रहे भाई तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। वो भारत देश देखो जहां पे 135 करोड़ की आबादी में घंटियां भी बजती हैं और कुरान भी, अजान भी सुनाई पड़ती है। अगर इतना हिंदू कट्टर होता ना तो सुबह की अजान बंद हो चुकी होती है अभी तक। और तुम वहां पे बता रहे हो सऊदी अरब में कि देखो हिंदुओं के बीच में रह के नमाज पढ़ी। हिंदू ने मना किया कभी? कभी नहीं किया। लेकिन हम क्या होते हैं ना, वो मेंटलिटी बना देते हैं। आप क्रिकेट जीते हो, क्रिकेट को क्रिकेट रखो। विराट कोहली ने इसलिए रिजवान साहब को आलिंगन नहीं किया कि रिजवान साहब मुस्लिम हैं या अजान पढ़ के उन्होंने क्रिकेट खेला था, नमाज पढ़ के। इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को अच्छे ढंग से खेला था, एक गुड प्लेयर की तरीके से खेला था, बेहतरीन तरीके से खेला था। आप उसको हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। और ये बड़ा खराब लगता है मुझे विदेशी लोगों का। और फिर यही होता है ना कि अब वो लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे जो वो उसकी बात करते हैं ना, सहिष्णुता वाली बातें, कि इंडिया एक इलटॉलरेंट कंट्री है। मतलब यहाँ पे फिर आमिर खान साहब को या अन्य लोगों को डर नहीं लगता होगा। अरे भाई कुछ जगह पे सोचा करो कि हम क्या, सामने वाला हमको कह रहा है, मुंह तोड़ उसको जवाब दिया करो। भले आप किसी धर्म को बिलोंग करते हो, कि ऐसा आप कैसे बोल सकते हो मान लो किसी भी चीज़ को। और फिर यहाँ पे ओवैसी भी पता नहीं कहाँ घास चलने चले जाते हैं। मतलब सोचो कट्टरता का चरम। एक मैच जीते, एक मैच, और अभी ये हालत है। सोचो अगर इनको देश की सत्ता दे दी जाए तो। यहीं पे थोड़ा सोच लिया करो कि सच में हिंदू धर्म, अब यहाँ पे हिंदू धर्म को आप आरएसएस वाला हिंदू धर्म मत लेना। हिंदू धर्म का मतलब सहिष्णुतावादी। मतलब दुनिया में हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है, ध्यान रखना, जिसने विरोधी धर्म के व्यक्ति से पैसा वसूला नहीं इस बात का कि बेटा तुम इस धर्म के हो। जबकि जजिया एक सबसे बड़ा कर था कि तुम गैर मुसलमान हो। तो ये एक डिफरेंस होता है। जब भी आप अपने धर्म की श्रेष्ठता बताएं तो ऐसे तर्क के आधार पर आप खंडन कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा बुरा लगा आज जब मैंने देखा। मैंने कहा यार हद करते हैं, मतलब क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं खेला। फिर बोलते हैं कि हमें कोई खिलाता नहीं है। न्यूजीलैंड वालों को हरा दिए तो बोल रहे हो कि नहीं देखो हमने तुमको सजा दी है। अरे भाई श्रीलंका वालों के ऊपर गोलियां तुम्हारे यहाँ ही चली थी, वो बेचारे बच गए। वो बस ड्राइवर इतना अच्छा था कि उसने बस बचा ली थी। पहले खुद को तो सही करो। आतंकवाद की जमीन पे बैठे और लोगों से बोले क्रिकेट खेलो, और जब हरा देते हो तो फिर वही मतलब पुरानी कट्टरवादिता वो शो कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन को। क्रिकेट खेलना चाहिए। क्रिकेट का एथिक्स से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा आपको। खैर कोई बात नहीं। ऐसे किन्हीं दो गुणों को बताइए जिन्हें आप एक लोक सेवक के लिए काफी महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर को तर्क और उदाहरण से प्रमाणित करें। सामान्यतः एक प्रशासक पर विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने का दायित्व होता है। साथ ही सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने की अपेक्षाएं भी होती हैं। इसलिए एक प्रशासक के कुछ बुनियादी मूल्यों को आवश्यक समझा गया, जिनमें प्रतिबद्धता, समर्पण, सेवा भाव, साहसपूर्ण दृढ़ता, सहानुभूति, समानुभूति, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा तथा करुणा प्रमुख है। परंतु किन्हीं दो मूल्यों को वरीयता दिया तो सत्यनिष्ठा एवं समानुभूति का होना अति आवश्यक है। प्रशासनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा की प्रासंगिकता को नैतिक सिद्धांतों मूल्यों के बीच सुसंगति होने के साथ साथ नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहारों के बीच सुसंबद्धता होनी चाहिए। उदाहरण के यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य के लिए किसी उच्च अधिकारी से मदद के लिए आग्रह करे, कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति को वह कार्य पूर्ण हो जाने पर अपने अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करता है, लेकिन अधिकारी द्वारा उस सम्मान को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कारण क्योंकि वह व्यक्ति वह योग्य था कि अधिकारी की मदद से पूर्व उसका कार्य, क्या लिख दिया आपने, अर्थात अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाना कि उस कार्य की पूर्णता में उनका कोई योगदान नहीं, उनकी सत्यनिष्ठता को व्यक्त करती है। इस प्रकार यदि समानुभूति की उपयोगिता को प्रशासनिक सेवाओं में देखा जाए तो एक लोक सेवक के अंदर समानुभूति की समृद्धता प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता के चरम बिंदु तक सुनिश्चित करते। उदाहरणतः यदि मान लें किसी प्रशासक की माता जी का
कुछ वर्ष पूर्व देहावसान होता है, ठीक है, हुआ। और जब वह अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान किसी व्यक्ति के ऊपर जो कि गरीब है, जो कोरोना से उनकी माता जी या परिवार को अन्य सदस्य, अब ये जीवित काटी हो कि नहीं काटी हो पता ही नहीं चलना, जिसकी मृत्यु हो गई, वह मदद के लिए प्रशासक से निवेदन करता है। उस स्थिति में उसकी जो मना स्थिति है, ठीक, अरे इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना भाई, पागल हो जाएगा एग्जामिनर। मतलब रामायण की तरह नहीं बताना पूरी एक एक लाइन, है ना, इसको शॉर्ट करो। और मैंने तो 1000 बार आप लोगों को समझाया है, अपने जीवन से एग्जाम्पल दो कि एक सिविल सेवक के लिए इंपॉर्टेंट है, किसने किया वो मत बताओ, अपना बताओ एग्जाम्पल में कि मैं अपने जीवन में कैसे मतलब सत्यनिष्ठ रही, या मैं अपने जीवन में कैसे सहानुभूति को अभिव्यक्त कर पाई। और ये परिभाषा शॉर्ट करो, ये भूमिका इसको थोड़ा शॉर्ट करो और थोड़ा अपने से लिखा करो। अपने से मतलब अपने शब्द अलग दिख जाते हैं, उसी को बोलते हैं। यूपीएससी में देखना एक लाइन लिख के आती है कि आपका उत्तर मौलिक हो। मौलिक का मतलब ये होता है कि आपकी लैंग्वेज में गढ़ा गया हो, उसे गुंथित किया गया हो, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ वैसा करें, वैसा इसको लिखें, फिर से आप देखें और बच्चों का उनके हिसाब से इसको लिखने का प्रयत्न करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का विवेचन। सत्यनिष्ठा व्यक्ति की निजी विशेषता होती है, परंतु यह आवश्यक है व्यक्ति ईमानदार, नैतिक होने के साथ साथ अच्छे विचारों को आत्मसात किए हुए चरित्र की पूर्णता को निर्दिष्ट करती है। सत्यनिष्ठा से संपन्न किसी व्यक्ति का आचरण स्थितियों में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है, उसके नैतिक आधार का वस्तुनिष्ठ होता था। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की सुसंगति समाहित है, परंतु नैतिक सुसंगति में निहित है कि दो सिद्धांतों के टकराव की स्थिति में यदि कभी व्यक्ति में नैतिक विचलन भी होता है तो उस विचलन के न्याय संगत ठहराने में भी सक्षम हो। लाइनें तो बड़ी अच्छी लिख रही हो, कॉपी बस नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा प्रशासक के अंतर्गत निहित अभिन्न अंग माना जाता है, जैसे अपने से वरिष्ठ सहयोगी अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होने से नागरिकों के प्रति विश्वास पात्र होना, जिससे सामाजिक परिवर्तन सुशासन की स्थापना एवं अन्य मामलों में उचित निर्णय व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता प्रकट करती है। एक कल्याणकारी राज्य में सत्यनिष्ठा रखने वाले लोक सेवकों की उपस्थिति से बात की सुनिश्चितता पूर्ण होती है कि राज्य जिन वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहते हैं वे लाभ निस्संदेह, हाथ लगाओ, प्राप्त किए जा सकते हैं। विकासशील राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा के प्रत्येक प्रशासक में भ्रष्टाचार अस्वीकार कर देना। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सत्यनिष्ठा से विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है, साथ ही सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ता है। थोड़ा मौलिक लिखो इसको, सत्यनिष्ठा वाला उत्तर। ये आपने लिखा है, अब कहाँ से लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा इसको मौलिक बनाएं। कैसे बनाएंगी? सत्यनिष्ठा को सामान्य तौर पे बता दो, ठीक है, 3 से 4 लाइन में। फिर बताओ कि सिविल सेवा में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ठीक है, और सारे डायमेंशन कवर करो, चाहे इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल हो, सोसाइटी के हो, कल्चरल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सारे एंगल बताएं, यहाँ तक कि पर्सनल एक व्यक्ति के लिए क्या खूबी होगी। फिर आप बताएं कि विवेचना तो है, प्रासंगिकता तो है, लेकिन आप में क्या है। इसमें भले एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आपको तर्क सहित पूछा ना, तो आपको उदाहरण भी देना है, तब आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा सत्यनिष्ठा को लेके, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना है। जैसे आप विवेक देवराय के बारे में लिख सकते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकती हैं, उनके बारे में लिखा करें, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिख सकती हैं आप, या सुब्रमण्यम के बारे में लिख सकती हैं, है ना। इन लोगों के बारे में कुछ लिखा करें तो उत्तर आपका बहुत बेहतरीन हो जाता है। एग्जाम्पल तो डालो, एग्जाम्पल तो यहाँ पे है ही नहीं। यूपीएससी में जितना ज़्यादा एग्जाम्पल होगा आपका उत्तर उतना अच्छा होगा, और एग्जाम्पल जितना ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ होगा उतना और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए, ये हमारा लास्ट है, देखते हैं क्या है। सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं से इसकी प्रासंगिकता का तर्क से विवेचन करें। सत्यनिष्ठा में 2 कॉमा नहीं लगते प्रभु, एक किसी ने थोड़ा ना कहा है, ये तो अपने आप में ना। सत्यनिष्ठा का अर्थ है किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों के अनुरूप और प्रतिबद्ध रहने की क्षमता, अर्थात सत्यनिष्ठा या ईमानदारी
अरे भाई ईमानदारी अलग चीज है, मतलब आप लोग मेरी क्लास ही नहीं समझे हो, यानी कि ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी का अगला हायर लेवल है सत्यनिष्ठा, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। कुछ आयाम शामिल है, नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, सीधापन है। सत्यनिष्ठा में कुछ आयाम, अब देखो देखो देखो, इसी को बोलते हैं एग्जामिनर को बुद्धू बनाना, ठीक है। सत्यनिष्ठा या ईमानदारी में कुछ आयाम शामिल है, ठीक है। नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, सीधापन और फिर ईमानदारी। अरे जब ये आयाम ही पूछ रहा है तो ये खुद में कहां से एक आयाम बन गया? मतलब सिंपल सी बात है, हम भंडारा करवाए हैं और भंडारे में लोगों को हम खिला रहे हैं, खुद ही भंडारा फिर लाइन लगा के खड़े हो गए कि भैया हमको भी तो दो, हम भी बहुत भूखे हैं इतनी देर से। तो आयाम कहां से हुआ? किसी के विचार, भाषण और क्रिया के बीच तालमेल, तर्क संगत सिद्धांतों के प्रति वफादारी। उपयुक्त आयाम भारत के नागरिक सेवाओं में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दृष्टि, अरे दृष्टि वाले नाराज हो जाएंगे, कम को दृष्टि तो सही लिख दिया करो, दृष्टिकोण, ठीक है, भी है जो प्रासंगिक है। सिविल सेवकों को समाज के प्रति अपार शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाती हैं। का है ऐसा एक्सट्रीम बोल रहे हो? वहां सामाजिक भलाई और विकास की निष्पक्षता, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। हेलो, इसी को बोलते हैं ना, एग्जामिनर कहता है कि बेटा तुम मुझे गधा समझ रखे हो क्या? जब मैंने तुमसे पूछा है सत्यनिष्ठा तो निष्पक्षता और ईमानदारी क्यों मेरे को ज्ञान दे रहे हो? यही होता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सत्यनिष्ठा पे, आप उसको बताने लगते हो निष्पक्षता और ईमानदारी पे। वो समझ जाता है कि आपसे जो मैंने पूछा आपने उसको नहीं सुना और आपने कुछ भी मर्जी उसको लिख दिया, तो वो काम मत करें, समझ गए? वरना फिर ये निगेटिव इंप्रेशन होता है। कोई बच्चे कहेंगे सर आप बहुत डांटने लगे हो। भाई डांटना जरूरी है, क्योंकि 3-3 घंटे की क्लास ली है, मुझे पता है मैंने कितनी ईमानदारी से क्लास पढ़ाया, लेकिन आप लोग हवा में उड़ा दे रहे हो तो भाई क्या करेंगे? लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार की बुराई का मुकाबला करना आवश्यक है, तो भालाला लेके चलें क्या, जो कई लोगों को उनके न्याय संगत अधिकारों से वंचित करता है। अल्लो, लोक सेवकों के कार्यों का समुदाय के चरित्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है कार्यों का। अच्छा, इस प्रकार उनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए जो उन्हें गलत निर्णय लेने से रोकती है, जिससे समाज को नुकसान हो सकता है। गलत निर्णय लेने से रोकती है जिससे, अरे मेरे भाई इस लाइन को समझो, क्या कह दिया आपने? सत्यनिष्ठा होनी चाहिए जो उन्हें गलत निर्णय लेने से रोकती है, ठीक है। और जब वो निर्णय लेने से रोकेगी तो समाज को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा ना, जिससे समाज का लाभ होगा, ऐसे बताना है। अब आपने ये भी लिख दिया सत्यनिष्ठा होनी भी चाहिए, गलत निर्णय लेने से रोकती भी है, और उसका रोकने का मतलब है कि समाज को नुकसान हो रहा है। सोचा करो क्या क्या लिखते हैं लाइन को। मेरी तरह अगर एग्जामिनर हो जाए ना तो कॉपी में जो 100 भी आते हैं ना, जिसके 60 भी आते हैं, 7 ही आएंगे नंबर। वे सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नागरिकों के लाभ के लिए सौंपा गया धन, उदाहरण के लिए विकास के लिए उपयोग किए जाने धन को, ये क्या लिखा है? घरों के माध्यम से, थरों के माध्यम से, परों के माध्यम से, क्या लिखा है? थरों के माध्यम से सार्वजनिक भलाई के प्रबंधन के लिए उपयोग। जनता और उनके ऐसे नहीं लिखा जाता है। अरे भैया एक ही टाइप का लिखो ना। उनके मामलों को निष्पक्ष रूप से, कुशलता से, संवेदनशीलता से, सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ, प्रवृत्ति में अखंडता, कुछ भी लिख दे रहे हो। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह विवेक से करता है। उदाहरण के लिए पुलिसकर्मी ने निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इससे कई ईमानदार पुलिसकर्मी आदेश का पालन न कर गोली मारने से इनकार कर देंगे। ये पक्का कहीं से टीपे हो। इस प्रकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण है, और एक सिविल सेवक को ईमानदारी अपने कर्तव्यों का पालन करने और बेहतर प्रशासन की अनुमति देता है। प्रशिक्षण ऐसे नहीं होता है, प्रशिक्षण और उचित सतर्कता के माध्यम से सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सत्यनिष्ठा है, इसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ऐसे लिखना है। थोड़ा सही से चेक करें आपने क्या लिखा है। पूर्व के उत्तर पढ़े बच्चों के, आपने पूरे के पूरे उत्तर को पॉइंट फॉर्म में कर दिया। पूरा उत्तर पॉइंट फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। मतलब आपने इन्हीं हेडिंग को एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं होता उत्तर। एग्जाम्पल दें अपनी लाइफ से। प्रासंगिकता कह रहा है, तर्क सहित विवेचना कह रहा है। तर्क सहित जब विवेचना आता है तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है, प्रोस और कॉन्स, ठीक है, वो बताएं, तब आपका उत्तर
अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के उत्तर चेक हो गए। जो भी उत्तर शेष रह गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न रह गए हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न लिखना होता है। केवल अपना उत्तर अगर चेक करवाओगे, अपना उत्तर सुनोगे, तो यकीन मानना आपको 5 साल लग जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करते करते और एक बेहतर उत्तर लिखने में। तो इसलिए केवल की भावना को छोड़ के सामूहिकता की भावना के अनुरूप काम करें और सबके उत्तर सुने। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे और बहुत प्रकार की आंसर फ्रेमिंग मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए आंसर जो आपके द्वारा भेजे गए लिखकर उनके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।